इलास्टिक लोड बैलेंसर नाम से ही आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, और कुछ लोगों का शायद प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी रहा हो लोड बैलेंसर्स के ऊपर, या कभी आपने राउटिंग के अंदर लोड बैलेंसिंग की हो EIGRP को यूज करके या OSPF को। जैसे OSPF इक्वल कॉस्ट के पाथ के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसिंग जो है वो करता है। EIGRP जो है उसके अंदर भी बड़ा जबरदस्त फीचर है कि वो अनइक्वल कॉस्ट के जो पास हैं उसके ऊपर लोड बैलेंसिंग करता है। या किसी ने लोड बैलेंसर के ऊपर प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन भी किया होगा। तो लोड बैलेंसर का बेसिकली पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टांसेस हैं, पहली बात तो ये की जा रही है मल्टीपल इंस्टांसेस की, सिंगल इंस्टेंस है उसके ऊपर तो लोड बैलेंसर की कोई जरूरत नहीं है ना। और रीजन इसके, अगर आपके पास सिंगल इंस्टेंस है तो सारी ट्रैफिक डेफिनेटली आनी ही उसके ऊपर है। बट इफ यू हैव मल्टीपल इंस्टांसेस इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन और इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स, तो आप लोड बैलेंसर को यूज करते हैं, और लोड बैलेंसर जो है वो इवनली आने वाली ट्रैफिक को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द डिफरेंट इंस्टांसेस। बिटवीन द इंस्टांसेस अगर दो हैं और दो से ज्यादा हैं तो अमंग द डिफरेंट इंस्टांसेस आपकी ट्रैफिक को इवनली क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। सो ग्रेट फीचर प्रोवाइडेड बाय दी Amazon वेब सर्विसेज, जो कि उसने लोड बैलेंसर आपको प्रोवाइड किया। इनफैक्ट किसी का अगर हैंड्स ऑन रहा है लोड बैलेंसर के ऊपर, तो ऑन प्रेमिसेस के ऊपर लोड बैलेंसर को मैनेज करना इट्स अ वेरी बिग डील, एक बहुत ही हेक्टिक काम है। और इसको फर्दर कभी कभी आपकी बैलेंसिंग जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो रही होती, और फिर जो रिस्ट्रिक्शन है इंस्टेंसेस की, सर्वर्स की, इसके साथ लोड बैलेंसर के साथ, और बहुत सी चीजें हैं। कोई किसी बंदे ने अगर यार प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन किया है तो काइंडली कोई बता सकता है कि कोई बंदा है क्लास में लोड बैलेंसर पे जिसने काम किया हो? जी, एनीवन? सर नेटवर्क लोड बैलेंसर पे काम किया हुआ है, इस पे नहीं काम किया हुआ। चले उसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं तलत आप। सर नेटवर्क लोड बैलेंसर तो लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ pfSense फायरवॉल, तो उसके अंदर मैंने दो वैन लिंक जो है ना उनको लोड बैलेंस किया हुआ है। लाइक मेरे पास एक 50 MB का कनेक्शन है और एक 20 MB का कनेक्शन है उसके अंदर। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की हुई है कि मेरी जो ट्रैफिक आउट हो वो कुछ 3 या 4 पैकेट जो है वो वैन 1 से जो 50 MB का कनेक्शन है वहाँ से आउट हो, और 2 पैकेट जो है वो वैन 2 जो 20 MBPS का कनेक्शन है वहाँ से आउट हो। तो इस तरह वो आपस में उनका लोड बैलेंस रहता है। आधी ट्रैफिक, आधी मतलब कोई अराउंड 70% ट्रैफिक वैन 1 से बाय जाए और कोई 30 एंड 25% ट्रैफिक वैन 2 से बाय जाए। जबरदस्त। मुझे आप स्टार्टिंग से जरा कोट कर सकते हैं कि लोड बैलेंसर आपने कितने का परचेज किया और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या थी इनकी? सर वैसे तो मार्केट में बेशुमार किस्म के लोड बैलेंसर अवेलेबल है नेटवर्क वाले, लेकिन चूंकि pfSense फायरवॉल जो है वो फ्री सोर्स है तो उसमें लोड बैलेंसर मैंने बिल्कुल फ्री यूज किया है। वैसे जो है ना कोई राउंड मेरे ख्याल से कोई 8-10 हज़ार रुपए का एक सिंपल लोड बैलेंसर मिल जाता है, लेकिन उस लोड बैलेंसर में ये मामला होते हैं जो टिपलिंग डीलिंग वगैरह के भी मिल जाते हैं। उसमें आपने कनेक्शन इक्वल बैंडविड्थ के ड्रॉप करने, लाइक मेरे पास लोड बैलेंसर था पिछले दिनों, उसमें 4 पोर्ट्स इनकी थी और एक आउट की थी, तो उसमें मैंने 2-2 MB के कनेक्शन जो है ना वो ड्रॉप किए, और उसमें से फिर मैंने जो आउट किया वो 8 MB का मेरे पास, मैंने स्पीड टेस्ट करके भी चेक किया तो 8 MB का जो है वो मुझे स्पीड आ रही थी, वो सबको मर्ज करके जो है ना वो स्पीड आउट कर रहा था। चलो जबरदस्त, मतलब आपने बैंडविड्थ को एग्रीगेट वगैरह भी किया होगा। तो मेरा ये सवाल है कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका वो लोड बैलेंसर है और इसके साथ आपने जो ट्रैफिक को आप राउट करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा 70% जो है वो वैन 1 के लिंक से जो कि 20 MB का है, और 30% जो है जो आपका दूसरा छोटा लिंक है उसमें से आप राउट करवा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये लिंक डाउन हो जाता है या इंस्टेंस जो है वो डाउन हो जाता है, तो क्या लोड बैलेंसर इस चीज को डिटेक्ट करता है? यस सर, बिल्कुल। तो फिर और वो 100% पूरी 100% ट्रैफिक जो है ना वो वैन 1 से आउट होती है फिर। जबरदस्त। तो कितना डिले आता है इसका?
डिले ऐसे सर मैंने कभी नोट नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से कोई 1 या 2 आरटीओ शायद आ जाए, अदरवाइज नहीं। बल्कि जो 70% ट्रैफिक उस पे जा रही है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं आता ना। जो ट्रैफिक ऑलरेडी उस पे जा रही है उस पे नहीं आता बिल्कुल। तो बिल्कुल बिल्कुल माइनर सा झटके आता है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट जो है सीमलेस होता है। मैं समझता हूँ आपकी बात। चलें, जबरदस्त। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू जी। थोड़ी सी डिस्कशन आप लोगों के सामने रखी है। आइडिया यही होता है कि यार बाकी लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो, जिस बंदे ने अगर प्रैक्टिकली कभी काम किया है। मैं खुद से नहीं एक्सप्लेन करता, क्योंकि आप में से ही किसी बंदे को मैं इनवाइट करता हूँ कि यार वो कोई अपना एक्सपीरियंस जो है वो पर्सनल शेयर करे यहाँ पर। तो बिल्कुल ऐसा ही है यार। ऑन प्रेमिसेस के ऊपर लोड बैलेंसर आपको हर तरह के मिलते हैं। बहुत कुछ चीप मिलते हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव भी हुआ करते हैं। और ऑब्वियसली इनकी कॉन्फ़िगरेशंस और बाकी सारी ऑन प्रेमिसेस पे रखना, और आगे आपकी बैंडविड्थ और आगे आपके इंस्टांसेस जिन पे आपने लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो इट्स अ वेरी बिग डील कि आप इसको इस तरीके से स्मूथली और सीमलेसली इसको आप मैनेज कर रहे हो। तो AWS जो आपको फीचर प्रोवाइड करता है लोड बैलेंसर का, बहुत ही अमेजिंग किस्म का सर्विसेज है AWS की, जिसमें आपको हार्डवेयर की तो बिल्कुल भी बॉदर करने की जरूरत नहीं होती, कोई आपको अपफ्रंट पेमेंट नहीं करनी होती इसके ऊपर। सो जो इलास्टिक लोड बैलेंसर है, बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी यही है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है ट्रैफिक को बिटवीन दी EC2 इंस्टांसेस जो उसके साथ आप एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, और ये आपको करना पड़ता है। अच्छा, दो चीजें आप लोग और कर रहे होंगे AWS के ऊपर, कि AWS जो है ना वो काम को डिवाइड कर देता है। डिवाइड इस तरीके से करता है कि कुछ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो AWS खुद परफॉर्म कर रहा होता है एज अ वेंडर, एज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, और कुछ नॉब्स जो हैं कॉन्फ़िगरेशंस के वो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को देता है कि वो अपनी मर्जी से इसकी क्या करे, कॉन्फ़िगरेशंस करे। हार्डवेयर आपके सामने नहीं होता, उसकी पोर्ट्स आपके सामने नहीं होती फिजिकल, और बहुत सी चीजें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी पैचेस, अपडेशंस, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो AWS खुद लेता है, और आपको सिर्फ एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें कुछ नॉब्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के जो आपने अपने एंड से करने होते हैं। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर इज वन ऑफ द मेन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द AWS। इसमें बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो AWS खुद मॉनिटर करता है, मैनेज करता है, और कुछ नॉब्स जो है कॉन्फ़िगरेशंस की वो आपके एंड पे छोड़ देता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड्स, अपनी डिजायर के मुताबिक जो है उसको कॉन्फ़िगर करें। So that was a simple definition। अगर AWS की डेफिनेशन की बात की जाए तो वो कहता है कि a load balancer distributes incoming application traffic, जो भी incoming application traffic आ रही है, फॉर एग्जांपल आपकी इंस्टांसेस पे आपकी कोई एप्लीकेशन रन हो रही है और इनकमिंग जो भी ट्रैफिक आ रही है अक्रॉस द मल्टीपल इंस्टांसेस, वो इनको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अक्रॉस द मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। तो ये आपके इंस्टेंस जो है डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर भी हो सकते हैं और सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर भी हो सकते हैं। एंड thus increase the fault tolerance of your application। आपके एप्लीकेशन को फॉल्ट टॉलरेंस बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंस्टेंस जो है ड्यू टू एनी रीजन डाउन होता है, क्रैश करता है, तो डेफिनेटली वो इसको फौरन से डिटेक्ट भी कर लेता है। एक हेल्थ चेक का बड़ा ही जबरदस्त किस्म का मैकेनिज्म है इलास्टिक लोड बैलेंसर के अंदर, कि जैसे आपने देखा था कि मैं एग्जांपल देता हूँ कुछ राउटिंग स्विचिंग की, लोगों ने कुछ पढ़ी होती है बेसिक्स, कि जैसे दो राउटर्स के में जब आप OSPF चलाते हैं तो कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं तो वो आपस में हेलो के पैकेट्स एक्सचेंज करते हैं। या आपने HSRP, VRRP, GLB की BB की कॉन्फ़िगरेशन देखी हो तो उसमें हमने एक्टिव स्टैंड बाय के कॉन्सेप्ट्स भी देखे हुए हैं। तो जहां पर वो हार्ट बीट्स आपस में एक्सचेंज करते हैं और द मोमेंट कुछ स्पेसिफिक हेलो पैकेट्स के ऊपर अगर उनको रिस्पांस नहीं मिलता तो वो दूसरा राउटर समझ जाता है कि मेरा एक्टिव जो है वो डाउन हो चुका है और स्टैंड बाय जो है वो एक्टिव की स्टेट ले लिया करता है। तो इस तरह के बेसिक मैकेनिज्म आप लोगों ने तो देखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो AWS आपको हेल्थ चेक्स का, हेल्थ चेक मतलब ये जो लोड बैलेंसर है इसके साथ जितने भी इंस्टांसेस जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, वो इनकी कंटिन्यूसली हेल्थ को भी मॉनिटर कर रहा होता है। और द मोमेंट इलास्टिक लोड बैलेंसर ये डिटेक्ट करता है कि दिस इंस्टेंस नाउ इज अनहेल्दी, ये अनहेल्दी है, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या इसके ऊपर लोड ज्यादा है, या एक थ्रेशोल्ड होता है उसके ऊपर वो इसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये अनहेल्दी हो चुका है, तो लिहाजा आने वाली जो भी ट्रैफिक है उसको वो इस इंस्टेंस के ऊपर फॉरवर्ड नहीं कर रहा होता, और जो हेल्दी इंस्टांसेस हैं उनके ऊपर ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा होता है। सो ग्रेट फीचर प्रोवाइडेड बाय दी AWS, जो कि आपको इलास्टिक लोड बैलेंसर के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं।
So thus this increase the fault tolerance of your applications. Elastic load balancing डिटेक्ट अनहेल्दी इंस्टांसेस, बात करी थी उसने कि लोड बैलेंसर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है अनहेल्दी इंस्टांसेस को और राउट करता है ट्रैफिक को ओनली टू हेल्दी इंस्टांसेस के ऊपर उसको राउट कर रहा होता है। एक्चुअल में ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, यू गाइस कैन सी इन दिस पिक्चर कि जहां पर आपके पास फॉर एग्जांपल एक यूजर 1 आया, उसने डीएनएस हिट किया किसका, लोड बैलेंसर का। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि अब बेसिकली आपके जो इंस्टांसेस हैं वो चले गए हैं एक तरह के एक प्राइवेट जोन के अंदर। ये मैं अपनी टर्म्स बोल रहा हूँ, एडब्ल्यूएस की टर्म्स नहीं है। प्राइवेट जोन से मुराद ये है कि वो हाइड हो चुके हैं। किसके पीछे हाइड हो गए, लोड बैलेंसर के पीछे हाइड हो चुके हैं। अब डायरेक्टली जो है वो आप पब्लिक आईपी ऑफ इंस्टेंस जो है उसको हिट नहीं कर रहे होते। नकी का कुछ इस तरह का सवाल था, तो उसका कुछ इस तरह से भी आंसर हो सकता है। वो वर्चुअल आईपी की बात कर रहे थे, खैर हम वर्चुअल आईपी की बात नहीं कर रहे। तो इंस्टांसेस को इस तरीके से भी यहाँ पर आप हाइड कर रहे हैं कि लोड बैलेंसर आप बेसिकली जितने भी यूजर्स हैं ये अब डायरेक्टली जो डीएनएस है, पब्लिक डीएनएस या पब्लिक आईपी, वो इंस्टांसेस का हिट नहीं कर रहे होते। बेसिकली वो इस डीएनएस, इस लोड बैलेंसर के जो डीएनएस है उसको हिट करते हैं। अब आगे से लोड बैलेंसर क्या करता है, लोड बैलेंसर फॉर एग्जांपल यूजर 1 था तो उसकी ट्रैफिक जो है वो पहले इंस्टेंस 1 के ऊपर भेज देगा और वो रिस्पॉन्ड बैक कर रहा होगा। मीनवाइल यूजर 2 आया, उसने रिक्वेस्ट की, तो अब लोड बैलेंसर जो है उसने भी सेम डीएनएस हिट किया। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर जो है वो दूसरे इंस्टेंस के ऊपर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा और वहीं से उसको रिस्पॉन्स बैक मिल रहा होगा। यूजर 3 आया तो वो भी डेफिनेटली सेम डीएनएस को हिट करेगा और उसकी रिक्वेस्ट जो है वो अब लोड बैलेंसर जो है वो उन दो इंस्टेंसेस के ऊपर नहीं भेजेगा। अगर आपके पास एक और इंस्टेंस है, फॉर एग्जांपल तीसरा इंस्टेंस है, वो रिक्वेस्ट उसके ऊपर राउट करवाई जाएगी और वहां से वही उसको रिस्पॉन्ड बैक कर रहा होगा। तो इससे बेसिकली लोड बैलेंसर जो है वो एक सैंडविच डिवाइस के तौर पर यहाँ पर मौजूद है, जिसमें ये वाला जो इंटरफेसेस हैं, ये जो साइड है, लेफ्ट साइड है लोड बैलेंसर की, ये पब्लिक फेसिंग होती है, पब्लिक फेसिंग जो कि पब्लिक को फेस कर रही होती है, आपके क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर को। और ये वाली जो राइट साइड है इसकी, ये इंस्टेंस फेसिंग होती है जो कि प्राइवेट फेसिंग होती है, प्राइवेट इंस्टेंस फेसिंग होती है। तो इस तरीके से डायरेक्टली आप हाइड भी कर लेते हैं अपने इंस्टेंसेस को, सिक्योर भी कर लेते हैं और ट्रैफिक भी इवनली क्या हो रही होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो लोड बैलेंसर आर सर्वर्स दैट फॉरवर्ड इंटरनेट ट्रैफिक टू मल्टीपल सर्वर्स, यानी कि EC2 इंस्टेंस जो कि एक डाउनस्ट्रीम के अंदर बैठे हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के आपके कॉन्सेप्ट पता होंगे आप लोगों को। सो लिहाजा इस तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब अगर आपसे रिकमेंडेशन ली जाए कि सर आप अपनी कंपनी में ये प्रपोजल देते हैं कि यार हमारे 2-3 इंस्टेंसेस हैं एंड वी नीड टू यूज लोड बैलेंसर, तो आपसे पूछते हैं कि यार क्या जस्टिफाई करो अपनी इस बात को कि क्यों हमें यूज करना चाहिए। तो बहुत सी रीजंस हैं इसके लिए प्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट फीचर जो सेपरेट लोड अक्रॉस मल्टीपल डाउनस्ट्रीम इंस्टेंसेस, जो आपके डाउनस्ट्रीम इंस्टेंसेस हैं लोड को उनके अक्रॉस स्प्रेड कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे यहाँ पर लगता है वो है एक्सपोज अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस डीएनएस टू योर एप्लीकेशन। जो अब देखें मेरे बेशक 100 क्लाइंट्स हैं, 200 क्लाइंट्स हैं, वो सारे जो हैं सिंगल जो डीएनएस है वो आप उनके सामने एक्सपोज करेंगे और वो डीएनएस जो है बेसिकली किसका होगा, लोड बैलेंसर का होगा, वो आपके इंस्टांसेस का नहीं होगा। ठीक है, तो ये दिस इज द ग्रेट फीचर ऑफ लोड बैलेंसर। और उसके बाद सीमलेसली हैंडल फेलियर्स ऑफ डाउनस्ट्रीम इंस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल जो लोड बैलेंसर है आपका, ये उसके नीचे मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, तो वो कहता है कि सीमलेसली हैंडल कर लेता है फेल ओवर डाउनस्ट्रीम इंस्टेंसेस को, कि अगर ये इंस्टेंस जो है वो डाउन हो चुका हुआ है या इसके ऊपर लोड ज्यादा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो फौरन से इसको डिटेक्ट करता है और अब ट्रैफिक जो है वो तीसरे इंस्टेंस के ऊपर नहीं भेजेगा, बाकी आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है उनको इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। And also do the regular health checks to your instances। सिर्फ ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, इनकी हेल्थ को भी मॉनिटर कर रहा होता है कि कौन सा मेरा इंस्टेंस जो है वो हेल्दी है, इसको भी स्पेशली जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है। एंड प्रोवाइड SSL टर्मिनेशन HTTPS फॉर योर वेबसाइट्स एज वेल, इन्फोर्स स्टिकीनेस विद कुकीज। आप इसमें कुकीज का कॉन्सेप्ट भी जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एक स्पेसिफिक जो है वो क्लाइंट है और उसका ये पब्लिक आईपी है, आप उसको स्टिक कर देते हैं किसी एक इंस्टेंस के साथ कि यार ये आईपी या ये ट्रैफिक जो है हमेशा
इस इंस्टेंस के ऊपर आने चाहिए, तो आप कुकीज का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। सो हाई अवेलेबिलिटी अक्रॉस जोन्स, अक्रॉस द मल्टीपल जोन्स आपको हाई अवेलेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। और इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रहा था पहले कि सेपरेट करता है पब्लिक ट्रैफिक को प्राइवेट ट्रैफिक से। यहाँ से आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है दिस इज द पब्लिक ट्रैफिक, और यहाँ से आगे जाने वाली, यहाँ से रिस्पॉन्ड बैक आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है वो प्राइवेट ट्रैफिक है। तो एज अ सैंडविच ये क्या करता है, पब्लिक और प्राइवेट ट्रैफिक को सेपरेट कर देता है। So these are the so many reasons to use the load balancer। और यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, वो कहता है जो आपका इलास्टिक लोड बैलेंसर है ये एक मैनेज लोड बैलेंसर है। कुछ मैंने जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था आप लोगों से कि AWS की कुछ सर्विसेज जो है वो मैनेज सर्विसेज है। मैनेज सर्विसेज से मुराद ये नहीं कि 100% वो AWS मैनेज कर रहा होता है। डेफिनेटली आप क्लाइंट हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी भी होती हैं कि आप कस्टमाइज करना चाहते हैं कुछ चीजों को या अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो AWS बहुत सी चीजों को खुद मैनेज करता है और कुछ जो है फ्यू कॉन्फ़िगरेशन नॉब्स जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि जी आप जो करना चाहते हैं वो भी कर लें। और AWS इस चीज को मेक श्योर करता है, गारंटी देता है कि इट विल बी वर्किंग 24/7 एंड टेक केयर ऑफ अपग्रेड्स, मेंटेनेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी। इसको AWS इसको मैनेज करता है। इट कॉस्ट लेस टू सेट अप योर ऑन लोड बैलेंसर, मतलब आप अपने ऑन प्रेमिसेस के ऊपर कोई लोड बैलेंसर जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, बाय करते हैं, लाइसेंसिंग करते हैं, तो जो बड़े वेंडर्स हैं जब भी आप उनसे इस तरह की कोई डिवाइस परचेज करते हैं तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है, उसके लाइसेंस की कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है और फर्दर अपग्रेडेशन और बाकी चीजों को आपको खुद मेंटेन करना पड़ता है। जबकि जो मैनेज सर्विसेज होती हैं AWS की तरफ से उसमें अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें जो है वो AWS खुद इसको टेक केयर कर रहा होता है। It costs less to set up your own load balancer, but it will be a lot more effort on your end, और आपके एंड से एफर्ट भी आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और इट इज इंटीग्रेटेड विद मेनी AWS ऑफरिंग सर्विसेज, आप इसको बहुत सी और सर्विसेज के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, सिर्फ इंस्टांसेस के साथ नहीं, और भी बहुत सी सर्विसेज के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हेल्थ चेक्स की बात की जाए ना, तो हेल्थ चेक मैंने कहा बड़ा जबरदस्त किस्म का फीचर है जो कि इस लोड बैलेंसर के अंदर भी है, और राउट 53 जैसी सर्विसेज जो है उसके अंदर भी हेल्थ चेक्स की बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑप्शन होती है। सो हेल्थ चेक्स आर क्रूशियल फॉर लोड बैलेंसर। दे एनेबल द लोड बैलेंसर टू नो इफ any instance it forward the traffic to are available to reply to request, वो अवेलेबल है नहीं है, रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, हेल्दी है अनहेल्दी है, डाउन हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, शट हो चुका है, इस चीज को वो मेक श्योर कर रहा होता है। The health check is done on a port and a route to /health is common। इसमें मैं आपको पाथ दिखाऊंगा कि इसके ऊपर वो हेल्थ चेक को चेक कर रहा होता है। और इफ द रिस्पॉन्स इज नॉट 200, आपको पता है अगर जो है HTTP के रिस्पॉन्ड जो है मेथड जो है वो 200 हो तो these are the good response, अगर 400 में हो तो वो बैड रिस्पॉन्स होते हैं। तो कहना अगर 200 का रिस्पॉन्स नहीं है दैट मीन्स दैट इंस्टेंस इज अनहेल्दी, वो इंस्टेंस जो है इस टाइम क्या है, अनहेल्दी है। तो ये हेल्थ चेक्स की ऑप्शन जो है बिल्कुल वो लोड बैलेंसर के अंदर प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, उसके बाद कुछ टाइप्स हैं हमारे पास ना लोड बैलेंसर की जो कि AWS हमें प्रोवाइड करता है। रिसेंटली इसके अंदर एक और लोड बैलेंसर ऐड हो चुका हुआ है, लेकिन अपार्ट ऑफ स्कोप, हमारे स्कोप से जरा बाहर है वो भी, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो 3 नहीं अब 4 हो चुके हैं बेसिकली आपके पास मैनेज लोड बैलेंसर, जिसमें जो क्लासिक लोड बैलेंसर है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हम कॉन्फ़िगर भी करने जा रहे हैं, लॉन्च भी करने जा रहे हैं। तो जो क्लासिक लोड बैलेंसर है बेसिकली दिस इज द ओल्डेस्ट जनरेशन ऑफ द लोड बैलेंसर, जो कि वर्जन 1 था, जो 2009 के अंदर जो है AWS ने पब्लिश किया था, लॉन्च किया था, जो कि HTTP, HTTPS और TCP जैसी एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट है। उसके बाद एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है जो कि वर्जन 2 था, न्यू जनरेशन है, 2016 के अंदर इसको पब्लिश करता है AWS। और HTTP, HTTPS एंड वेब सॉकेट जो है उसके पर्पज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन नेटवर्क लोड बैलेंसर सीम्स लाइक के बहुत जल्द ही AWS जो है ना एक क्लासिक लोड बैलेंसर जो है इसको बिल्कुल खत्म कर देगा और नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है उसको टेक प्लेस कर लेगा, जिसके अंदर बेसिकली TCP, TLS, सिक्योर TCP और UDP जैसे प्रोटोकॉल्स हैं उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल इट इज रिकमेंडेड टू यूज द न्यू वर्जन 2 जनरेशन लोड बैलेंसर एज दे प्रोवाइड मोर फीचर्स। तो अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर हैं लैब के लिए तो डेफिनेटली आपने टच करना है, अंडरस्टैंड करना है
तो उसके लिए हम क्लासिक लोड बैलेंसर की तरफ जाएंगे क्योंकि ये फ्री टियर एलिजिबिलिटी के अंदर आता है। बाकी जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर है, इनको अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसके ऊपर यू हैव टू पे बिल आपको आएगा उसके ऊपर, तो हम इसको देख तो लेंगे लेकिन इसको हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। हम जो है क्लासिक लोड बैलेंसर जो है उसको कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा डेफिनेटली जैसे आपने इंस्टांसेस के ऊपर देखा कि सिक्योरिटी ग्रुप्स हम कॉन्फ़िगर करते थे, इसी तरीके से हमने जो है वो लोड बैलेंसर के भी सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं। और इसमें द आइडिया इज के जो आपका पब्लिक फेसिंग है वहां पर आप सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करते हैं वो HTTP और HTTPS फ्रॉम एनीवेयर, जो भी आप पोर्ट्स ओपन करना चाहते हैं। लेकिन जो प्राइवेट फेसिंग है वहां पर आप इंस्टांसेस और लोड बैलेंसर के दरमियान जो है वो सिर्फ पोर्ट नंबर 80 जो है उसको ओपन करते हैं, और आपस में जो हेल्थ चेक्स हैं वो भी पोर्ट नंबर 80 के ऊपर ये मॉनिटर कर रहा होता है। इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और अपने प्राइवेट साइट को बहुत ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसमें बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि आप जो ट्रैफिक है, अलाउ ट्रैफिक ओनली फ्रॉम लोड बैलेंसर, मतलब लोड बैलेंसर से आप सिर्फ HTTP की ट्रैफिक अलाउ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करते हैं पोर्ट नंबर 80। लेकिन जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, वो सिक्योरिटी ग्रुप भी आप किसका मेंशन करते हैं, लोड बैलेंसर का, कि इस सिक्योरिटी ग्रुप से जो ट्रैफिक आ रही है ना सिर्फ उसको अलाउ करे। इससे क्या होगा, जो लोड बैलेंसर से सिर्फ HTTP की ट्रैफिक आ रही है ना, ये सिर्फ उसको अलाउ करेगा। कहीं और से अगर HTTP की ट्रैफिक आ रही है पोर्ट नंबर 80, फॉर एग्जांपल सोर्स में अगर यहाँ पे कस्टम कर दूं 0.0.0.0/0 कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा HTTP की ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। लेकिन अगर मैं सोर्स क्या स्पेसिफाई कर दूं, सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो बेसिकली मैं इस लोड बैलेंसर का ही सोर्स में डाल दूं कि इस सिक्योरिटी ग्रुप से जो ट्रैफिक आए, मतलब लोड बैलेंसर से जो ट्रैफिक आए पोर्ट नंबर 80 के लिए सिर्फ वो ओपन करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये बहुत जबरदस्त और बहुत ही सिक्योर हो जाता है जब आप ये काम करते हैं, ठीक है। सो अलाउ ट्रैफिक ओनली फ्रॉम द लोड बैलेंसर, इसमें मतलब कहीं और से कोई ट्रैफिक आएगी पोर्ट नंबर 80 के ऊपर तो वो उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं जो अभी हम कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे कुछ ही टाइम के अंदर। जो बेसिक्स हमने डिस्कस की हैं उसको अगर आप विजुअली देखना चाहते हैं, सो इफ यू हैव मल्टीपल यूजर्स, फॉर एग्जांपल 6 यूजर्स हैं एंड ऑल दे वांट टू एक्सेस योर वेबसाइट, और वो DNS सिंगल पॉइंट जो है जो आपने एक्सपोज किया हुआ है DNS ऑफ लोड बैलेंसर, वो इसको हिट करते हैं, तो डेफिनेटली हिट करने के बाद जो है इवनली वो क्या करेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे यूजर 1 था, यहाँ पे उसकी ट्रैफिक आई तो वेब सर्वर 1 पे भेज दी, यूजर 2 आया तो उसकी ट्रैफिक उसने वेब सर्वर 2 पे भेज दी यूजर 2 की, यूजर 3 आया तो उसकी ट्रैफिक उसने वेब सर्वर 1 पे भेज दी, यूजर 4 आया तो उसकी ट्रैफिक उसने वेब सर्वर 2 पे भेज दी, 5 आया तो उसकी 1 पे, और 6 जो आया उसकी ट्रैफिक उसने वेब सर्वर 2 पे भेज दी। तो इस तरीके से इवनली क्या कर रहा होता है, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है अमंग द डिफरेंट इंस्टांसेस और बिटवीन द इंस्टांसेस। सो यहाँ तक हम रुकते हैं और आगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप की बात करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा प्रैक्टिकली इस चीज को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से वी कैन कॉन्फ़िगर द लोड बैलेंसर। सो वी नीड टू जंप इनटू द कंसोल। ऑलरेडी वी हैव 2 इंस्टांसेस, हमारे 2 इंस्टांसेस हैं। एक पे अपाचे का टेस्ट पेज आता है हमारे पास, और दूसरे के पास जो है हमारे पास एक वेब पेज जो है वो प्रॉम्प्ट होता है। सो मैं ब्राउजर जो है वो दोबारा ओपन करता हूँ, मेरा ख्याल है ब्राउजर हम क्लोज कर चुके हुए हैं। तो ये बेसिकली मेरा पहला इंस्टेंस है, दिस इज आवर फर्स्ट EC2 इंस्टेंस, और दूसरा जो है वो बेसिकली हमारे पास EC2 यूजर डाटा था, जहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट रन किया था, बैश स्क्रिप्ट, जहाँ पर हम बेसिकली अपाचे वेब पेज जो है उसको प्रॉम्प्ट होता हुआ देख रहे थे। सो स्टिल वी कैन सी these pages, जो कि हमें यहाँ पर 2 डिफरेंट इंस्टांसेस के ऊपर जो हमारे एज अ वेब सर्वर एक कर रहे हैं, एक टेस्ट पेज है और एक सिंपल एक HTML का एक मैसेज प्रॉम्प्ट हो रहा है। सो हमें अब क्या जरूरत है, हमें जरूरत इस चीज की है कि मैं क्या करूं, मैं ये जो मेरे इंस्टांसेस हैं, 2 इंस्टांसेस हैं, और एक का नाम जैसे हमने रखा हुआ है वेब सर्वर 1, और इसको आप सपोज कर लें कि ये कौन सा है, ये वेब सर्वर 2 है आपका, ठीक है। और हम यहाँ पर लॉन्च करना चाहते हैं एक इलास्टिक लोड बैलेंसर, जो कि हम करेंगे क्लासिक लोड बैलेंसर, ठीक है। और जब मैं ये लोड बैलेंसर क्रिएट करूंगा, इसको नेम दूंगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करूंगा, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे
रजिस्टर्ड करना है इन दोनों इंस्टांसेस को, या इनको एसोसिएट करवाना है, मैप करवाना है किसके साथ, इस लोड बैलेंसर के साथ, ठीक है, ताकि बाहर से इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक आए इसके डीएनएस के ऊपर, तो वो इस ट्रैफिक को इन दो डिफरेंट इंस्टांसेस के ऊपर क्या करे, राउट करे। मैं पहली रिक्वेस्ट भेजूं तो मेरी इस इंस्टेंस पे जानी चाहिए, मैं दूसरी रिक्वेस्ट भेजूं तो वो मेरी दूसरे इंस्टेंस पे जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस, इसको हम प्रैक्टिकली जरा करके देख लेते हैं। तो करने का तरीका क्या है कि आपके सामने ये पैन खुला हुआ है EC2 का, आप बिल्कुल नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको लोड बैलेंसिंग लोड बैलेंसर का बटन नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद you can create the load balancer. Right now I don't have any load balancer over here, so we need to create a new load balancer. और you guys can see कि जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि गेटवे लोड बैलेंसर, दिस इज द न्यूएस्ट लोड बैलेंसर जो कि इसने लॉन्च किया है कुछ ही टाइम पहले, इनफैक्ट एक आधा महीना ही शायद हुआ हो इसको। और अदरवाइज आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, और थोड़ा सा आप नीचे करें तो यहाँ पे आपको क्लासिक लोड बैलेंसर नजर आ रहा है। हाँ, आइडिया लेने के लिए बिल्कुल आपको थोड़ी सी डिटेल AWS खुद बताता है हर बैलेंसर के नीचे कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कब चाहिए। चूज एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड टू फ्लेक्सिबल फीचर टू सेट योर वेब एप्लीकेशन विद HTTP और HTTPS ट्रैफिक। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन रन हो रही है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करेंगे with HTTP और HTTPS की ट्रैफिक के लिए। And operating at the request level, application load balancer provide advanced routing and visibility features targeted at application architecture including microservices and containers. और अगर आप बात करते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर की, तो चूज अ नेटवर्क लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस, दैट इज अ ग्रेट फीचर जो कि नेटवर्क लोड बैलेंसर के अंदर है। So TLS offloading at scale, centralized certificate deployment, support for UDP and static IP address for your application। ये एक बात काबिल गौर है, एग्जाम में बात पूछी जाती है। बाकी दोनों जो है वो आपको DNS प्रोवाइड करते हैं, जबकि नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है वो स्टैटिक IP जो है वो आपको प्रोवाइड करता है फॉर योर एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग at connection level, network load balancer are capable of handling millions of requests per second securely while maintaining ultra low latencies, ठीक है। उसके बाद गेटवे लोड बैलेंसर है। गेटवे लोड बैलेंसर when you need to deploy and manage a fleet of third-party virtual appliances that support Geneve. These appliances enable you to improve security, compliance and policy controls. और उसके बाद आता है आपका classic load balancer. Choose a classic load balancer when you have an existing application running in the EC2 classic network. So right now we have two EC2 instances and they are acting as a web server, so I need to create the classic load balancer. So I simply click on that, और उसके बाद आपको load balancer का name suggest करना है। So you guys can say this is my classic load balancer CLB। और एज यू कैन सी कि अभी तक हम डिफॉल्ट VPC के साथ चल रहे हैं, और डिफॉल्ट VPC का जो साइडर ब्लॉक है वो भी आपको नजर आ रहा है। और डेमो VPC आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, बट इसके अलावा हमने कोई कॉन्फ़िगरेशंस नहीं की। सो फॉरगेट अबाउट द डेमो VPC, जिन्होंने क्रिएट नहीं किया उनको यहाँ पे सिर्फ डिफॉल्ट VPC नजर आएगा। इसका मतलब जहां हमारे इंस्टांसेस हैं, इंस्टांसेस भी फिलहाल डिफॉल्ट VPC के अंदर है, तो हम लोड बैलेंसर जो है उसको भी डिफॉल्ट VPC के अंदर ही लॉन्च कर रहे हैं, जो हमारा प्राइवेट सेक्शन है। और उसके बाद दो तरह के हमारे पास लोड बैलेंसर होते हैं, एक है इंटरनल लोड बैलेंसर और एक होता है इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर। सो इंटरनल यानी कि आपके प्राइवेट इंस्टांसेस हैं और आप उनके दरमियान लोड बैलेंसिंग करवाना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर चेक करेंगे, वो आपके इंटरनल लोड बैलेंसर होंगे। और चूंकि अभी हमारा इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर है, सो आई एम नॉट गोइंग टू चेक दिस रेडियो बटन। और उसके बाद हमारे पास आता है लिसनर कॉन्फ़िगरेशन। तो लिसनर कॉन्फ़िगरेशन से मुराद क्या है? लिसनर कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि ये जो है आपका लिसनर साइड है और ये आपकी इंस्टेंस साइड है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये लोड बैलेंसर है, ये आपका पब्लिक फेसिंग है और ये आपका प्राइवेट फेसिंग है जहां पर आपके इंस्टांसेस हैं। सो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो लिसनर कॉन्फ़िगरेशंस हैं उन पे सारी HTTP की रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 80 पे, और जो इंस्टेंस प्रोटोकॉल है, इंस्टेंस पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर जो ट्रैफिक जाएगी वो भी कहाँ जाएगी? पोर्ट 80 पे। हाँ, आप चाहें तो यहाँ पर HTTPS और बाकी सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल डिप्लॉय कर सकते हैं।
यार इंटरनल लोड बैलेंसर से मुराद मैं सिंपल यही कह रहा हूँ कि अगर आप अभी थोड़ा सा मजीद आगे जाएंगे ना तो वीपीसी के अंदर आप देखेंगे कि मैं आपको लोगों को कुछ प्राइवेट इंस्टांसेस भी लॉन्च करके दिखाऊंगा। प्राइवेट इंस्टांसेस बेसिकली वो इंस्टांसेस होते हैं जो कि पब्लिक फेसिंग नहीं होते, जिनको आप थ्रू पब्लिक जो है एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे आपके डेटाबेस के इंस्टांसेस होते हैं वो कभी भी आप पब्लिक नहीं करते। जो भी यूजर है, क्लाइंट है, वो डायरेक्टली जो है वो इंटरनेट से आपके वेब सर्वर पे आता है, फिर वेब सर्वर जो है आगे से कम्युनिकेट कर रहा होता है किनके साथ, अपने डेटाबेस इंस्टांसेस के साथ। तो अगर आप इनके दरमियान भी लोड बैलेंसिंग करवाना चाहते हैं जो कि आपके प्राइवेट इंस्टांसेस हैं, तब आप इंटरनल लोड बैलेंसर जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो लिहाजा हमारे जो है वो इंटरनेट फेसिंग है, तो हम इसलिए उसको चूज नहीं कर रहे। सो यू कैन ऐड फर्दर रूल्स, आप यहाँ बिल्कुल ऐड। एक्चुअली सर एक क्वेश्चन। जी जी। हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल लोड बैलेंसर जो है हम सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, कि पहले जो ट्रैफिक है हमारी इंटरनेट लोड बैलेंसर पे आए, उसके बाद इंटरनल पे जाए और वो डिस्ट्रीब्यूट करे आगे ट्रैफिक। तो नहीं ये यार, इस तरह का पर्पस नहीं, इस तरह का पर्पस नहीं है इसका, इस तरह का बिल्कुल पर्पस नहीं है। पर्पस यही है जो मैंने आपको अभी अर्ज किया है कि आपके कुछ प्राइवेट इंस्टांसेस हैं, 10-15 डेटाबेस की इंस्टांसेस हैं, तो उनके दरमियान भी अगर आप ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं, आप एक डीबी इंस्टेंस के ऊपर लोड नहीं डालना चाहते, तो उनके ऊपर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए वो डेफिनेटली वो आपका इंटरनल लोड बैलेंसर होगा, वो पब्लिक फेसिंग नहीं होगा। तो इसके ऊपर तो आपकी पब्लिक रिक्वेस्ट आ भी नहीं सकेगी डायरेक्टली, जो इंटरनल लोड बैलेंसर सही है। होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके, सो इफ यू गाइस कैन सी कि इसके ऊपर भी हमारे पास 7 स्टेप्स हैं जो हमें लोड बैलेंसर क्रिएट करते वक्त इनसे गो थ्रू करना है। सो अभी था असाइन सिक्योरिटी ग्रुप और उसके बाद है कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी सेटिंग्स। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट करता हूँ। और ऑलरेडी यू गाइस कैन सी कि एक पहले से ना क्लासिक लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो बना हुआ है। उसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से रूल्स जो हैं वो हमने स्पेसिफाई किए हुए हैं। सो ऑल्सो यू कैन क्रिएट द न्यू वन, आप नया भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें ऐसे कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके अंदर है क्या, बिल्कुल हम इसको लॉन्च करने के बाद देख सकते हैं। और फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। सो कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप सेटिंग, improve your load balancer security, your load balancer is not using any secure listener। मतलब मैंने बिल्कुल इसको ओपन छोड़ा हुआ है, तो इस वजह से मुझे वो दे रहा है जैसे मैं इंस्टेंस के ऊपर देता था। और एंड अ ग्रेट फीचर व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, हेल्थ चेक्स। सो हेल्थ चेक्स के अंदर आपने पिंग प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं, HTTP पिंग पोर्ट जो है 80, और पिंग पैथ जो है वो है /index.html। ऑल्दो यू कैन चेंज द पाथ, फॉर एग्जांपल आप कोई अपना पाथ भी बना सकते हैं, उसकी फाइल जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन हाँ, हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम index.html के ऊपर जो है इसको पिंग पाथ, मतलब ये उसके ऊपर इसको हेल्थ चेक्स को मॉनिटर कर रहा होगा पोर्टेबिलिटी के ऊपर। एडवांस डिटेल्स क्या हैं जिसमें आप देखें, रिस्पॉन्स टाइम आउट जो है वो 5 सेकेंड है। ठीक है, मतलब लोड बैलेंसर जो है वो 5 सेकंड तक रिस्पांस का वेट करता है। ठीक है, और इंटरवल क्या है, 30 सेकंड्स है, और हर 30 सेकंड्स के बाद यहाँ इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अनहेल्थी थ्रेशोल्ड, 2 रिस्पांस जो हैं अगर ना आए तो 2 रिस्पांस के बाद ये क्या कर देगा, उसको डिक्लेयर कर देगा कि अनहेल्थी है। और अगर 10 रिस्पांस लगातार उसको मिल जाते हैं तो वो क्या डिक्लेयर कर देगा उसको कि ये हेल्थी है। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड्स हैं जो मिनिमम मैक्सिमम, आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप हेल्दी को 5 पे ले आए, आप 3 पे ले आए, आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर्स हैं। लेकिन ये हेल्थ चेक्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप कितना फास्ट डिटेक्ट करना चाहते हैं इन चीजों को। और द इम्पॉर्टेंट स्टेज, एड द EC2 इंस्टांसेस, कि आप इस लोड बैलेंसर के साथ, फॉर एग्जांपल यू माइट बी हैविंग 5 to 10 इंस्टांसेस, लेकिन आप चाहते होंगे कि यार इन 3 को रजिस्टर करवाया जाए, ऐड किया जाए, इस लोड बैलेंसर के साथ एसोसिएट करवाया जाए, इन 2 को मैं नहीं करवाना है किसी और पर्पस के लिए, तो यू कैन डू दैट। तो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए और समझ भी आती है, सेंसिबल बात है कि यार मैं जिनको चाहता हूँ उनको एसोसिएट करवाऊं लोड बैलेंसर के साथ, शायद 1-2 इंस्टांसेस को मैं नहीं करवाना चाहता या फ्यूचर में मैं उनको टर्मिनेट करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर आकर आपको जितने भी इंस्टांसेस अप एंड रनिंग होते हैं आपके, वो आपको दिखाता है, आप उनमें से सिलेक्ट करते हैं कि यार मैंने किन किन को इसके साथ जो है वो रजिस्टर करवाना है। तो लिहाजा हमने बेसिकली 2 इंस्टांसेस जो हैं उनको इसके साथ क्या किया है, एसोसिएट किया है। ठीक है, जो रनिंग है, और एक का सिक्योरिटी ग्रुप वेब सिक्योरिटी ग्रुप 1 है और दूसरे का लॉन्च विजार्ड 1.8 है जिसमें हमने HTTP और HTTPS को अनेबल किया हुआ है। तो नेक्स्ट,
ऐड टैग्स, तो ऐड टैग्स में डेफिनेटली आप बताते हैं कि दिस इज योर लोड बैलेंसर, इलास्टिक लोड बैलेंसर, जिसमें हमने बेसिकली चूज किया है क्लासिक लोड बैलेंसर को, और आप रिव्यू करते हैं। एक दफा आपको रिव्यू की ऑप्शन दी जाती है कि यार ये सारी चीजें तुमने कॉन्फ़िगर की हैं, इफ यू वांट टू एडिट यू कैन एडिट राइट नाउ, और उसके बाद भी आप चाहें चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से आप गुजर गए तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं बाद में भी, एंड देन यू विल सिंपली क्रिएट। सो दिस इज अवर क्लासिक लोड बैलेंसर, जो कि अभी हमने क्या किया है, क्रिएट किया है। और डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो नेम आ रहा है क्लासिक लोड बैलेंसर, और ये इसका डीएनएस जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके थ्रू अब आप क्या करेंगे, हिट करेंगे अपने ब्राउजर से। तो आई एम नॉट गोइंग टू हिट द पब्लिक आईपीज ऑफ माय इंस्टेंसेस, जो कि मैं पहले कर रहा था। जैसे यहाँ पे मैं पब्लिक आईपी के थ्रू जो है इनको हिट कर रहा था, लेकिन अब मैं पब्लिक आईपी के थ्रू हिट नहीं करूंगा। अब मैं बेसिकली क्लासिक लोड बैलेंसर का जो डीएनएस है उसके थ्रू हिट करूंगा। वो रिजॉल्व होगा पब्लिक आईपी ऑफ द लोड बैलेंसर, और फिर लोड बैलेंसर मेरी ट्रैफिक को इवनली जो है वो इन इंस्टांसेस में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एंड द ग्रेट थिंग इज के इंस्टांसेस पे अगर आप आए तो अभी यू कैन सी द स्टेटस, और स्टेटस इज आउट ऑफ सर्विस। आपका अभी का स्टेटस जो है आउट ऑफ सर्विस है, क्योंकि इसमें कुछ टाइम लगता है इन इंस्टांसेस को रजिस्टर्ड होने में इन लोड बैलेंसर के साथ। अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएं तो कहता है इंस्टेंस रजिस्ट्रेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, के अभी इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल प्रोग्रेस के अंदर है। सो इट टेक्स 3 to 4 मिनट्स, 3 से 4 मिनट भी लग जाते हैं इनकी रजिस्ट्रेशन में। सो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। सर एक क्वेश्चन है, वो सिक्योरिटी ग्रुप में हमने अभी अलाउ करवाना है कि EC2 इंस्टेंसेस? मैं आ रहा हूँ यार, सिक्योरिटी ग्रुप की तरफ भी आ रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको ये स्टेटस दिखाना चाहता था कि इंस्टांसेस जो है अभी आउट ऑफ सर्विस हैं। आप डायरेक्टली अगर हिट करते हैं डीएनएस को, सो यू विल बी गेटिंग नथिंग, आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर ही लेता हूँ, और मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं इसका डीएनएस हिट करता हूँ। नहीं जी, वो मेरे ख्याल रिफ्रेश करने की जरूरत थी पेज को, तो वो मेरे ख्याल रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मतलब आप इंस्टांसेस पे हैं, और एक दफा इन सर्विस एक आ चुका है इन सर्विस, इसलिए मुझे रिस्पॉन्ड मिला। ठीक है, मैं रीलोड करता हूँ, अभी मुझे उसी इंस्टेंस पे लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी दूसरा जो इंस्टेंस है वो आपका आउट ऑफ सर्विस है। इस तरह से मेरी अभी जो रिक्वेस्ट है वो एक ही इंस्टेंस के ऊपर राउट की जा रही है। ठीक है, तो आप बाद में यहाँ से रिफ्रेश करके देख लें। दूसरा स्टिल दिस इज आउट ऑफ सर्विस, सो वी नीड टू वेट। रिस्पॉन्ड क्यों आ रहा है, मैंने बताया कि क्योंकि मैं बाकी दो पेजेस क्लोज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम इस टाइम जो डीएनएस हिट कर रहे हैं वो लोड बैलेंस का हिट कर रहे हैं। तो स्टिल आई एम हिटिंग वन इंस्टेंस, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही हमारा सर्विस में है, दूसरा आउट ऑफ सर्विस है। और उसके अलावा हेल्थ चेक्स में आपने जो कॉन्फ़िगरेशंस की थी वो आपको पिंग टारगेट नजर आ रहा है, HTTP पोर्ट नंबर 80 और index.html। लिसनर के ऊपर आपने सिर्फ जो है इस पोर्ट को इनेबल किया। लिसनर से मुराद जो इंटरनेट फेसिंग लोग हैं उसके लिए आपने पोर्ट नंबर 80 को ओपन किया है। मॉनिटरिंग द ग्रेट फीचर, जो आपको मॉनिटरिंग जो सर्विसेज दी जाती हैं AWS की तरफ से, वो क्लाउड वॉच की सर्विसेज होती हैं। इस पर हम हैंड्स ऑन करेंगे क्लाउड वॉच के ऊपर। सो व्यू ऑल क्लाउड वॉच मैट्रिसेस, लेकिन कुछ जो है वो कुछ मैट्रिसेस आपको जो है ना वो फ्री दिए जाते हैं। अगर आप डिटेल्ड मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो आपको क्लाउड वॉच के ऊपर उसको इनेबल करना पड़ता है, और उसको डेफिनेटली आपको जो है ना उसके ऊपर बिलिंग भी आती है। मैनेज अलार्म्स इन क्लाउड वॉच, तो बिल्कुल आप अलार्म सेट कर सकते हैं। वो अलार्म्स जो है वो ट्रिगर होते हैं जब भी कोई अनहेल्थी इंस्टेंस जो है वो डिटेक्ट होता है, तो और रिक्वेस्ट जो है फेल्स होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखें कि HTTP 500, 500, 400 और बैकएंड कनेक्शन एरर्स, एवरेज लेटेंसी, हेल्दी हॉर्स, अनहेल्दी हॉर्स, रिक्वेस्ट कितनी काउंट हुई हैं, ये सारे जो हैं आपके पास ग्राफिकल मॉनिटरिंग चीजें हैं जो कि आपको क्लाउड वॉच की सर्विसेज के अंदर बेसिकली प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एस्टिमेटेड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, कंज्यूम्ड LSU और बहुत सी चीजें जो आपने यहाँ पर देखी हैं। जी कर लें, आप सिस्टम रीस्टार्ट करना है तो कर लें। ऑल्दो आई कैन सी द स्ट्रेंथ इज लेस 23। सर एक क्वेश्चन, जी वो जो लोड बैलेंसर
वहाँ पे ऑप्शन आई थी कि index.html को वो पिंग करेगा, तो वो फाइल लोड बैलेंसर EC2 पे क्रिएट करता है या क्या प्रोसीजर हमने क्रिएट करनी होती है पहले की पड़ी होती है? यार देखें, जब आपका इंस्टेंस जो है एज अ वेब सर्वर एक्ट करे तो वहाँ पे index.html की फाइल तो होगी ना, कि नहीं होगी? मे बी अगर तो हमारी साइड मोस्टली index.php अगर कोई वेब सर्वर है तो इस तरह की फाइल होती है ना। आप, मैंने तो कहा था आप चेंज कर सकते हैं, आपकी कोई और फाइल है वो मेंशन कर सकते हैं वहाँ अच्छा अच्छा सही, यानी कि जो फाइल है हम वो खुद ही मेंशन करेंगे। पे। वो तो आपसे हेल्थ चेक में पूछता है ना, वो हम खुद हाँ जी कंफर्म। पूछ रहा, वही मैं पूछ रहा था करना। ठीक ठीक है, है यार, थैंक यू वापस सर। आते हैं इसके ऊपर। तो स्टिल दिस इज आउट ऑफ सर्विस, स्टिल व्हाई दिस इज टेकिंग टू मच टाइम। इसको अभी तक हो जाना चाहिए था। इंस्टांसेस पे आते हैं, इज एनीथिंग रॉन्ग विद दिस इंस्टेंस? नो, दिस इज अप एंड रनिंग। और यहाँ पर पब्लिक आईपी जो है वो चेंज तो नहीं हुआ, इसका हमने स्टार्ट एंड स्टॉप किया है। सिक्योरिटी ग्रुप पे जरा एक दफा नजर मार लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर भी अनेबल है, ठीक है, ओके, आई गॉट इट। यार हमें इसकी वेरिफिकेशन के लिए ना हमें एक और इंस्टेंस जो है वो लॉन्च करना पड़ेगा। नहीं, इंस्टेंस यार फेल्ड नहीं हुआ, इंस्टेंस आपके सामने अप एंड रनिंग है। रीजन मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कुछ टाइम तक हमें, इनफैक्ट इतने टाइम तक जो है ना वो इन सर्विस आ चुका होता है, ठीक है। हाँ जी, वो मैसेज तो यार आउट ऑफ सर्विस ही है, ठीक है जी। अभी तक आउट ऑफ सर्विस है, इसका मतलब ये कभी भी इन सर्विस में नहीं आएगा। why this is so let me launch another instance। एक और इंस्टेंस हम लॉन्च करते हैं, उसके बाद इस रीजन को मैं आपके सामने बताता हूँ कि रीजन क्या है। और अभी भाई साहब ने जो सवाल पूछा है रीजन उसी से रिलेटेड ही है। तो डिफॉल्ट एपीसी और बाकी सब कुछ इनेबल है, फाइन। ऐड सर मैं भी स्टोरेज, वहाँ पे वो फाइल ना पता है सर, पहुंच गए आप पॉइंट पे। यार इसको मैं नाम देता हूँ वेब सर्वर फॉर एग्जांपल 2 का। ये हमारा दूसरा वेब सर्वर है। सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर आई एम गोइंग टू ऐड HTTP और HTTPS, रिव्यू, लॉन्च की मैं सेम की रख लेता हूँ, main 19 and acknowledge and launch this instance। यार ये मैंने इंस्टेंस एक और लॉन्च किया है और इसको मैं नाम दे देता हूँ वेब सर्वर 1 का। जो हमारा पहला मैं नाम दे दिया वेब सर्वर 1 का, और दूसरा जो है हमारा वेब सर्वर नहीं चेंज हुआ, वेब सर्वर 1 ओके। सो वेब सर्वर 1 एंड वेब सर्वर 2। वेब सर्वर 2 वो है जो अभी अभी हमने लॉन्च किया है, ठीक है। और मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ तो बेसिकली मुझे इसको SSH भी करना है, हमें कोई सिंपली कोड रन करना है इसके ऊपर। और ये बेसिकली आप लोगों के लिए एक दोबारा से रिवीजन भी होगी जो हम कर रहे हैं। सो एक और टर्मिनल ओपन करते हैं, ओके। यार अब SSH करने का तो तरीका हर बंदे को आता है, और की थी हमारे पास हमारे 19 I guess, हाँ public IP, ये जिसका पब्लिक IP सर्वर 2 का।
ओके, आई एम इनटू इट। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। ओके, नो पैचेस आर रिक्वायर्ड, सो इंस्टॉल http/y। उसके बाद एक छोटा सा हमने जो है वो स्क्रिप्ट जो है इसके ऊपर रन करना है, जो कि हमने अपने पहले वेब सर्वर के ऊपर किया था। सिर्फ हम जो प्रॉम्प्टिंग मैसेज है उसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। तो आई विल कॉपी दिस, एनालॉग इंडेक्स में आके यहीं पे इसको चेंज कर लेते हैं। This is second EC2 कॉपी करते हैं। ये काम मेक श्योर कीजिएगा रिवाइज हो रहा है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। Ctrl+X, yes, एंटर, और उसके बाद सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं। फाइन, और दोबारा आते हैं, जरा इसको इंडिविजुअली जरा एक्सेस कर लेते हैं। पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं इसका, to make sure this is working or not. This is working, so this is our second EC2 instance. Okay, forget about this। वापस आना पड़ेगा हमें, और इस लोड बैलेंसर के साथ हमें इंस्टेंस जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। So I'm going to register this instance as well, and I'm going to deselect EC2 user data। So एक वेब सर्वर 1 और दूसरा वेब सर्वर 2, मैं इनको रजिस्टर करवा रहा हूँ अपने इस लोड बैलेंसर के साथ। ठीक है, सेव करते हैं जी इसको। और दिस इज इन आउट ऑफ सर्विस, सो वी नीड टू वेट अगेन टू 2 to 3 मिनट्स। तो उसके बाद विल मेक श्योर कि हमारा इन सर्विस आ जाए। चलें, एक तरह से रिवीजन भी है हमारी, और साथ ही साथ कुछ सीखने को मिलेगा भी आप लोगों को। ओके, you guys can see कि इंस्टेंटली वो क्या आ चुका है, इन सर्विस आ चुका है, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था पहले जो हमने EC2 यूजर डाटा लिखा था। हाउ टू ऐड इंस्टेंस CLB, बस यहाँ पे आके यार ये इंस्टांसेस पे आना है, एडिट इंस्टांसेस पे आना है, और यहाँ पे आपके और इंस्टांसेस हैं तो उसको आपने सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। दैट्स इट। एक नया इंस्टेंस आप फ्यूचर में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप ऐड और रिमूव द इंस्टांसेस विद द लोड बैलेंसर, आप यहाँ पे आके करेंगे वो काम। जी क्लियर है बात? ज़ुहैब, मैसेज करके गायब हो गए तुम। चले वापस आते हैं यार। ये हमारा DNS है लोड बैलेंसर का, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो पहली रिक्वेस्ट अगर आप गौर करें तो मेरी पहले इंस्टेंस पे जा रही है फर्स्ट पे, और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी सेकंड EC2 इंस्टेंसेस पे जा रही है। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, फर्स्ट EC2 इंस्टेंस पे जा रही है, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, मेरे सेकंड EC2 इंस्टेंस पे जा रही है। दैट मींस कि मेरा जो लोड बैलेंसर है वो मेरी ट्रैफिक को इवनली क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एंड व्हाट वाज द रीजन, मेरा आप लोगों से सवाल है, और ये भी ट्रबल शूटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पहले मैंने जब EC2 यूजर डाटा को मैंने जब रजिस्टर करवाया लोड बैलेंसर के साथ, तो वो आउट ऑफ सर्विस क्यों था, वो इन सर्विस क्यों नहीं आ रहा था, जबकि मैं दूसरा इंस्टेंस ऐड किया तो वो इमीडिएटली मेरा इन सर्विस आ गया। क्योंकि सर उसमें वेब सर्वर ही नहीं था बनाया यार। पैकेजेस वगैरह हमने अपाचे सर्वर जो है वो इंस्टॉल किया था। मे बी वो सर्विस स्टार्ट ना हुई हो उसकी वेब सर्वर की। क्यों नहीं हुई थी? मैंने उसको सर आई गेस
उसमें index.html फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, आपने सिर्फ अपाचे को स्टार्ट किया हुआ था। छा गए हैं, छा गए हैं। बेहतरीन सर, बेहतरीन। ये होता है कि बंदा बिल्कुल अटेंशन के साथ जो है ना वो लेक्चर ले। यार मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, कहीं पे आपने वो index.html फाइल क्रिएट की थी? नहीं की थी। वहां पे अब लोड बैलेंसर जो है ना वो पिंग भेज रहा था index.html के ऊपर, बट यहाँ पर कोई index.html फाइल थी ही नहीं, तो लिहाजा लोड बैलेंसर जो है वो रिस्पॉन्स बैक उसको नहीं मिल रहा था, लिहाजा उसने फिर उसको आउट ऑफ सर्विस ही रखा और मेरी कोई भी रिक्वेस्ट जो है उस इंस्टेंस के ऊपर उसने फॉरवर्ड नहीं की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक भाई साहब का सवाल भी था। तो अब index.html की फाइल होगी या कोई और फाइल है, तो उसके साथ एक पाथ क्लियर होना चाहिए बिटवीन दी लोड बैलेंसर एंड योर इंस्टांसेस, कि अगर रिक्वेस्ट भेजे लोड बैलेंसर तो उसको रिस्पांस बैक मिलना चाहिए। तो लिहाजा EC2 यूजर डाटा का जो इंस्टेंस था हमारा, उस पे कोई ऐसी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लिहाजा लोड बैलेंसर को कोई रिस्पांस बैक नहीं मिल रहा था, तो उसने उसको अनहेल्दी यानी कि आउट ऑफ सर्विस ही रखा, उसको रजिस्टर्ड भी नहीं होने दिया। और इमीडिएटली जैसे ही मैंने एक दूसरा इंस्टेंस जो है वो लॉन्च किया, और आपने देखा कि वो इमीडिएटली कुछ ही सेकंड मिनट के अंदर जो है वो इन सर्विस आ गया, और अब जो मैं हिट कर रहा हूँ उसके DNS को, सो यू गाइस कैन सी कि किस तरीके से मेरी रिक्वेस्ट जो है वो दो डिफरेंट इंस्टांसेस के ऊपर जो है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब ये मैटर नहीं करता सॉरी कि मेरे पास 3 इंस्टांसेस हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो इवनली इसी तरीके से जिस तरह 2 पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसी तरीके से बाकियों के ऊपर भी क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जी गाइस, यहाँ तक क्लियर है सबको बात? सर इसमें एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर index.html फाइल का अगर हम वो ऑप्शंस में पाथ देखें तो वो होता है मतलब स्लैश index.html, यानी डॉक्यूमेंट रूट के ऊपर var www की जो फोल्डर है, डायरेक्टरी है, उसके ऊपर जाके वो index.html ढूंढ रहा है, राइट? अगर हमारा जिस केस में हमारे पास index.html नहीं थी, तो अपाचे का जो होम पेज हमें थ्रो हो रहा था वो अपाचे की रूट डायरेक्टरी से थ्रो हो रहा होगा। अगर हम उसी का पाथ दे देते तो आई गेस हमें वो पेज अपाचे का जो मेन पेज है वो शो हो जाता। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक देखिए एक पाथ तो सर, उसको चाहिए। दो, जैसे हम कहते हैं दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाह रही हैं, तो उनके दरमियान पाथ शुड बी क्लियर, पाथ शुड बी जी क्लियर। बिल्कुल क्लियर होगा, उसको पता होगा, डिवाइसेस है ना, तो उनको तो सिखाना पड़ता है कि यार इस पाथ पे जाना है, यहाँ से फाइल मिलेगी। अगर आप पाथ क्लियर नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली काम नहीं बनेगा। सही है सर। अच्छा सर, इसमें एक आई डोंट नो, पहले किसी टाइम में एक हार्ट बीट का कॉन्सेप्ट यूज होता था। अभी जो हमने LB अपना अप्लाई किया है वो हेल्थ चेक के लिए index.html की फाइल को देखता है, ठीक है। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इस स्ट्रेटेजी को चेंज कर दें, यानी लेट्स सपोज इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर HTML वो सिर्फ हमारे EC2 इंस्टांस को हार्ट बीट के थ्रू मॉनिटर करे, यानी अगर उसे कीप लाइव का मैसेज मिल रहा है वापस, लेट्स सपोज वो 4 पिंग के पैकेट्स फेंकता है और वो 4 के 4 उसे मिल जाते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर HTTP पिंग, अगर वो सिंपल ICMP पिंग करके देख ले कि यानी अगर EC2 इंस्टांस अप है तो वो उसे एक्टिव स्टेट में शो कर देगा, जिस तरह भी वो यहाँ पे शो करता है। पर मैंने ना एक लिस्ट आपके सामने खोल दी है, मेरा ख्याल है आप ये देख लें तो आपकी बात शायद आपको खुद ही क्लियर हो जाए कि व्हाट ऑप्शंस यू हैव, हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव। ठीक है, अगर हम ऑप्शन 2 पे जाएंगे तो आई गेस वो ICMP वगैरह कोई पिंग कोई ले लेगा। ठीक है सर, ठीक मेरा ख्याल है आंसर मिल गया आपको। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया। you can choose whatever you want, right? So for example यहाँ पर आप index.html है, error.html या कोई भी इस तरह का पाथ रखें। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्लैश वैल्यू खत्म कर देता हूँ, मैं ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, मैंने वो स्लैश लिखने दिया, बाकी index.html नहीं रखा, और अब अगर मैं जाता हूँ और मैं इस हिट करता हूँ इसको, so you can see still this is working fine, right?
सर इन दिस केस वो तो सिर्फ वो डॉक्यूमेंट रूट में जा रहा है, और सिंस हमने 80 का रखा हुआ है तो आई गेस वो इनहेरिटेडली उसको index.html वगैरह को फाइंड कर रहा है। ठीक है सर, मतलब समझ। ठीक। परफेक्ट परफेक्ट जी, बाकी सबको भी क्लियर है जी यहाँ तक? तो सब लोग साथ हैं, सो तो नहीं गए? और कुछ चेंजिंग नजर आ रही है ग्राफ के अंदर? पहले बिल्कुल क्लियर थे ये चार्ट्स, और मतलब ये सिर्फ शोशा के लिए नहीं है, देखने के लिए नहीं है, इस पे बेसिकली स्टैट्स नजर आते हैं सारे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 200 की रिक्वेस्ट कुछ काउंट होती हुई नजर आ रही हैं, 300 की कुछ रिक्वेस्ट काउंट होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये सारी रिक्वेस्ट आपको ग्राफिकली यहाँ पे नजर भी आ रही है। ठीक है, ऑलराइट। सो व्हाट हैपेंस, अभी तो अभी मैं सेंड कर रहा हूं तो मेरी इवनली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फाइन। और अगर क्या होता है, अगर ऐसा होता है कि मेरा कोई इंस्टेंस जो है वो डाउन हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेरा वेब सर्वर 2 वो ड्यू टू एनी रीजन जो है वो क्या हो गया, डाउन हो गया, या फॉर एग्जांपल मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया, या फॉर एग्जांपल मैंने इसको स्टॉप कर दिया, और स्टॉप से मुराद समझें कि डाउन हो गया है, कोई भी ऐसी रीजन हो चुकी है, तो अब लोड बैलेंसर क्या करेगा? बहुत सिंपल सी बात है, डेफिनेटली अभी मैं रिफ्रेश करता हूं तो अभी वो पूरे तरीके से डाउन नहीं हुआ था, लेकिन अब हो चुका है। तो अब इमीडिएटली आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है लोड बैलेंसर ने डिटेक्ट कर लिया है कि मेरा एक इंस्टेंस जो है वो अनहेल्दी है, और अब मेरी कंटिन्यूस रिक्वेस्ट जो है वो सिर्फ एक ही इंस्टेंस के ऊपर जो है वो रूट की जा रही है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि योर हेल्थ चेक्स इज वर्किंग परफेक्टली, अभी भी वो काम कर रहे हैं, और उसने डिटेक्ट कर लिया है कि आपका एक इंस्टेंस जो है बेसिकली, और आप इंस्टेंसेस में आए तो यू गाइस कैन सी उसने इमीडिएटली स्टेटस उसका क्या कर दिया, आउट ऑफ सर्विस, जो कि आपका वेब सर्वर 2 है। और अगर आप देखें तो ये दोनों इंस्टेंसेस मेरे दो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर हैं। दैट मीन्स कि मेरा ये लोड बैलेंसर जो है इस टाइम जो काम कर रहा है वो दो ऐसे इंस्टेंसेस के ऊपर मेरी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो कि दो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर हैं। दे आर नॉट इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन। हाँ, आप चाहें तो इसको बेशक सेम अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर भी हो सकते हैं आपके इंस्टेंसेस, लेकिन मल्टीपल डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर भी हमारा लोड बैलेंसर जो है इन द सेम रीजन वो क्या कर रहा है, लोड बैलेंसिंग कर रहा है। Okay guys, I hope this is clear to everyone. लोड बैलेंसर को प्रैक्टिकली हमने डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखा है, और इन सर्विस आउट सर्विस के स्टेटस, मॉनिटरिंग, हेल्थ चेक्स, ये सारी चीजें जो हैं वो आपने डिटेल के अंदर देख ली हैं। जहां तक बात रही उसकी सिक्योरिटी ग्रुप की, सो लेट मी शो यू पीपल, ये इसका सिक्योरिटी ग्रुप है जो इसके साथ एसोसिएटेड है, और सिक्योरिटी ग्रुप में हमने क्या किया हुआ है, कुछ खास नहीं किया हुआ। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आते हैं जी, और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो इनबाउंड रूल्स के अंदर क्या किया है, बस वो HTTP को आपने अनेबल करना है फ्रॉम एनी सोर्स, क्योंकि राइट नाउ आई एम द सोर्स, सो माय IP कुड बी एनी IP, और आउटबाउंड रूल्स के अंदर आपने हर तरह की ट्रैफिक जो है वो क्या की है, फिलहाल बाय डिफॉल्ट अलाउ है। सो यू कैन चेंज दीज पैरामीटर्स। तो जब आप लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं तो उस वक्त आप सिक्योरिटी ग्रुप एक नया लॉन्च करते हैं, तो उसमें आपने सिर्फ मेक श्योर करना है कि आप HTTP की पोर्ट जो लिसनर साइड की पोर्ट है उसको क्या करें, आप अनेबल कर दें फ्रॉम एनी सोर्स। जी क्लियर है जी सबको यहाँ तक? कोई पॉइंट रह तो नहीं गया आप लोगों का? सर इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब हमने लास्ट टाइम पर EC2 इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप इंप्लीमेंट किया था तो हमने देखा था कि जो ट्रैफिक इनबाउंड में अलाउ हो जाती है डिस्पाइट कि वो आउटबाउंड में अलाउ नहीं भी है, तो वो आउटबाउंड में भी उसका रिप्लाई आ रहा होता है। मतलब अगर हमने HTTP की ट्रैफिक का इनबाउंड रूल बना दिया तो हमें उसका रिप्लाई रिसीव हो जाएगा। अब अगर इन केस ऑफ LB हम आउटबाउंड ट्रैफिक को ब्लॉक कर दें, मतलब ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक में ब्लॉक कर दूं, तो क्या स्टिल हमें 80 का रिप्लाई आएगा? ओके फाइन सर, मैं आता हूँ सर वापस अपने स्टडी ग्रुप के ऊपर, और आउटबाउंड रूल्स के ऊपर आकर मैं आउटबाउंड रूल्स जो है उसको मैं कर देता हूँ डिलीट। यही कहना चाह रहे हैं सर आप? यस सर। चलिए मैंने सेव कर दिया इसको, हो गया सर। आउटबाउंड रूल्स में मतलब हर तरह की ट्रैफिक क्या है, डिनाई हो चुकी है। तो ब्लॉक हो गया।
परफेक्ट। ओके, लेट्स जंप इनटू अनदर ब्राउजर और इसको मैं रीलोड करता हूं और रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट देखिए, मैं जरा एक मिनट कॉल रिसीव करूं। जी, मैंने यार कहा था कि 1 मिनट रुक जाएं, मैं जरा कॉल ले लूं, तब तक आप रिजल्ट देखें। हौसला रखा करें यार, क्या हो गया। जी सर, आंसर मिल गया आपको जी सर, जी सर कि मतलब इन केस ऑफ एलबी अभी इफ आई अंडरस्टैंड दिस, अभी ये हो रहा है कि हमारी एलबी तक तो ट्रैफिक आ गई है, लेकिन एलबी हमें रिप्लाई नहीं कर रहा। नहीं, एलबी से आगे नहीं जा रही, एलबी से इंस्टेंस पे नहीं जा रही। अब क्यों? क्योंकि आपने एलबी का जो है ना, ये जो लोड बैलेंसर आपका, ये जो लोड बैलेंसर का ये लोड बैलेंसर के सिक्योरिटी ग्रुप ने आपने आउटबाउंड रूल्स पे हर तरह की ट्रैफिक जो है वो क्या कर दी है, डिनाई कर दी है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, लेट मी एलैबोरेट कि बाकी लोग भी साथ मिल जाएं। इस बड़ा अच्छा सवाल है जी इनका, तो जरा आप लोग भी टेंशन रखें अपनी कि अब हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि आपकी ट्रैफिक मतलब मेरे सिस्टम से बेसिकली लोड बैलेंसर पे तो आ चुकी है, ठीक है। अब जो लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप है, वहां आपने आउटबाउंड में कह दिया है कि जी कोई बाहर नहीं जाएगा, आपने मतलब डिनाई कर दिया ओवरऑल ना। तो अब यहाँ से रिक्वेस्ट जो है ना वो आपके इंस्टांसेस के ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। हाँ, अगर यहीं से वापस जाना होता फिर ये आउटबाउंड रूल कोई इंपैक्ट ना रखता, क्योंकि इनबाउंड जब आपने अलाउ कर दिया तो इनबाउंड के लिए यही ट्रैफिक इलास्टिक लोड बैलेंसर से अगर वापस जा रही होती ना, तो वो आउटबाउंड रूल पे कोई इंपैक्ट ना पड़ता हमारा। लेकिन क्योंकि आउटबाउंड लोड बैलेंसर ने तो आपको रिस्पॉन्स नहीं करना, उसने जब तक वो क्यूरी आगे नहीं भेजनी इंस्टेंस के ऊपर, उसने रिप्लाई नहीं करना, तब तक उसने आपको रिस्पॉन्स बैक नहीं भेजना। अब ट्रैफिक यहाँ से इधर तक तो आ रही है, यहाँ से आगे आपने स्टॉप लगा दी है। अब वो डेफिनेटली रिक्वेस्ट यहीं पे फंस गई है। रिक्वेस्ट जाएगी तो रिस्पॉन्स आएगा, तो फिर वो उसको भेजेगा। तो अगर लिहाजा रिक्वेस्ट हमारी यहीं से घूम के वापस जानी होती, फिर तो हमें डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिल रहा होता। आई होप बिल्कुल सर, ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा सर, बस इसमें एक लास्ट चीज मतलब आउट ऑफ स्कोप ही है थोड़ी सी, कि
जिस तरह हमें हमारे पास किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी भी नेटवर्क इक्विपमेंट में रनिंग लॉग्स देखने की एक ऑप्शन होती है, क्या इस एलबी का लॉग देखने की हमारे पास ऑप्शन होगी? सर बिल्कुल है, लॉग्स आप बिल्कुल देख सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करना है लॉग्स को, लेकिन वो मैंने रखा हुआ था अपनी PC अंदर, लेकिन स्टिल मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। आप लोड बैलेंसर में आए और ये आपका लोड बैलेंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पर, तो एक्सेस लॉग्स ये बेसिकली डिसेबल है, आपको इनको जो है वो अनेबल करना पड़ता है। और ये लॉग्स डेफिनेटली कहीं पे स्टोर होंगे ना, तो आपको डेस्टिनेशन बताना है यहाँ पे, और वो डेस्टिनेशन नॉर्मली आप कहाँ पे रखते हैं, वो आप अपने स्टोरेज जो है आपकी S3 की सर्विसेज है वहां पर आप किसी बकेट के अंदर, और बकेट के अंदर एक फोल्डर बना करना, वहां पे सारे लॉग्स जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। राइट सर, राइट, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। No problem. दिस इज ऑल अबाउट द लोड बैलेंसर। हमने इसको डिस्कस भी किया, और ना सिर्फ डिस्कस किया, हमने इसको प्रैक्टिकली जो है डिफरेंट स्पेक्स जो है उनको कॉन्फ़िगर भी किया, और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट होते हुए भी हमने देखा है। तो जो हमने अभी एक चेंजिंग की थी उसको दोबारा से हम सेट कर लेते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैं ट्रैफिक जो है, हाँ, आउटबाउंड के अंदर जो मैं बता रहा था आपको कि आउटबाउंड रूल के अंदर होना क्या चाहिए। आउटबाउंड रूल के अंदर आप सिर्फ HTTP को अलाउ करवाएं, और HTTP के अंदर जो आपका सोर्स होना, वो सोर्स बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए। जो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग फीचर बता रहा था कि आप सिर्फ जो है ना जो लोड बैलेंसर का, क्लासिक लोड बैलेंसर का जो सिक्योरिटी ग्रुप है, आप सिर्फ वो अलाउ करवाएं। ये बहुत जबरदस्त किस्म की सिक्योरिटी हो जाती है कि आप लोड बैलेंसर से जो ट्रैफिक निकल रही है आउटबाउंड, वो सिर्फ आप कौन सी लॉग करवा रहे हैं, जो आपके लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन तो है ही कि अगर आप कहते हैं नहीं जी फ्रॉम एनीवेयर, so you can go with that as well, लेकिन जितना आप इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना डेफिनेटली आपके लिए क्या है वो बेहतर है। So we can, you want to see either this is working now or not, so कुछ वेट करते हैं जी थोड़ा सा। मेरा ख्याल है हमने सिर्फ एक ही चीज चेंज की थी यार, कुछ और तो नहीं चेंज किया था हमने। नो सर, हमने सिर्फ एलबी से आउटबाउंड का रूल जो है वो रिमूव कर दिया था, एनी वाला। हम स्टेटस देख लेते हैं अपने इंस्टांसेस का, दे आर आउट ऑफ सर्विस। लेकिन वो आपने पूरा पाथ ही मतलब ड्रॉप कर दिया था, अभी ये आउट ऑफ सर्विस है, तो जब तक ये इन सर्विस नहीं आएंगे दोबारा हमारी ट्रैफिक जो है वो बहाल नहीं होगी। दोबारा से डी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, रजिस्टर होंगे तो उसके बाद जो है ना, instance has failed at least the unhealthy threshold number of health checks consecutively, मतलब consecutively इसको unhealthy threshold को बार बार टच करते रहे, जिसकी वजह से वो ये जो है आपके आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं। ठीक है, इस वजह से वी आर नॉट एबल टू गेट द वेब पेज। तो कुछ टाइम के बाद डेफिनेटली ये दोबारा से इन सर्विस आ जाते हैं, और उसके बाद आपकी वर्किंग वैसे ही स्मूथली हो जाती है। सर एक इंस्टांस से index.html का पाथ भी सारा रिमूव किया था। हाँ जी, वो भी हमने किया था, लेकिन उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, आपको आइडिया होगा। ठीक, तो यार आगे मूव करते हैं। एक जबरदस्त जो फीचर है वो हमारा अभी तक रहता है, और मैं चाहता हूं कि हम ब्रेक से पहले इसको जो है ना वाइंड अप करके जाएं, ताकि ब्रेक के बाद हम VPC का सेक्शन जो है वो स्टार्ट करें। सो ऑटो स्केलिंग ग्रुप, क्या कमाल यार सर्विसेज हैं AWS का, ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप का। ऑन प्रेमिसेस हो तो बहुत ही टेंशन बड़ी होती है इस चीज को मैनेज करने के लिए, लेकिन क्लाउड के ऊपर दिस इज अ ग्रेट फीचर कि आप ऑटोमेटिकली अपने इंस्टांसेस को बढ़ा सकते हैं जब आपकी डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके इंस्टांसेस जो हैं वो दोबारा से कम हो जाया करते हैं। तो ये ऑटो स्केलिंग को तो हमने पढ़ा था ना, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, बेसिकली दिस इज ऑटो स्केलिंग ग्रुप। आप एक ग्रुप बनाते हैं ऑटो स्केल करने का। सो ऑटो स्केलिंग ऑटो स्केलिंग क्या करती है, ऑटोमेट्स करती है द प्रोसेस ऑफ एडिंग, यानी कि स्केलिंग अप, or removing, that means scaling down, of your EC2 instances
बेस्ड ऑन ट्रैफिक डिमांड फॉर योर एप्लीकेशन। बड़ी सिंपल और प्लेन सी डेफिनेशन यहाँ पे पहले ऐड की गई है कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप का बेसिकली मकसद क्या है। ये आपके इंस्टांसेस को स्केल अप करती है, यानी कि इंस्टांसेस को ऐड करती है। अगर लोड जो है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर बढ़ जाए और जब लोड कम हो जाए तो इंस्टांसेस को स्केल डाउन यानी कि कम कर देती है। According to the AWS definition, auto scaling helps you to ensure that you have the correct number of Amazon EC2 instances, कि आपके पास जो करेक्ट नंबर हैं EC2 instances के वो all the time up and running होने चाहिए, and they should be available to handle the load of your application। मतलब इतने नंबर ऑफ इंस्टांसेस एटलीस्ट हों कि वो आपकी करंट जो एप्लीकेशन चल रही है और जो उसकी करंट ट्रैफिक है उसको हैंडल कर सके। So you create collection of EC2 instances called auto scaling group। आप EC2 instances की collection बनाते हैं और उस collection को बेसिकली नाम दिया जाता है auto scaling group का। अच्छा, अब करना क्या होता है? करना ये होता है, सबसे पहले आपको नंबर 1 पे you need to specify the minimum number of instances, कि आप क्या चाहते हैं कि minimum number of instances कितने रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं minimum number of instances जो है मेरे all the time 2 रहने चाहिए। और फिर आप कहते हैं कि कहां पर इन ईच ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है, दैट मींस यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स एंड ऑटो स्केलिंग इंश्योर्स दैट। फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है, इस चीज को मेक श्योर करता है कि योर ग्रुप नेवर गोज बिलो दिस साइज। तो आपका ग्रुप जो है वो इस साइज से, यानी कि ऑल द टाइम आपके जो मिनिमम इंस्टांसेस अप एंड रनिंग होंगे वो 2 लाजमी होंगे, क्योंकि आपने मिनिमम खुद डिफाइन किया होगा। And you can specify the maximum number of instances in each auto scaling group। कहता है सिर्फ मिनिमम नहीं, तुमने क्या बताना है, मुझे मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम लोड बढ़ता है तो कितने इंस्टांसेस लॉन्च करूं मैं तुम्हारे लिए। आप कहते हैं फॉर एग्जांपल यार 10 कर देना, लोड बढ़ता जाए तो तुम 10 इंस्टांसेस जो है वो लॉन्च कर देना मेरे लिए। हाँ, अगर फिर भी लोड बढ़ा मजीद तो क्या मैं 11वां लॉन्च करूं? कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम स्पेसिफाई कर दिया है। तो जो आपने मैक्सिमम स्पेसिफाई किया है, बेशक उसके बाद आपकी सर्वर क्रैश कर जाए, लोड इतना ज्यादा बढ़ जाए, वो कभी भी आपके मैक्सिमम से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि डेफिनेटली वो जितना एक्सीड करेगा उसको बिलिंग भी आएगी। लेकिन अगर क्लाइंट कह रहा है यार मैक्सिमम 10 रहने चाहिए, तो एडब्ल्यूएस क्यों करेगा उसको मैक्सिमम से ज्यादा क्यों बढ़ाएगा? तो ये आप स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। सो you can specify a maximum number of instances in each auto scaling group, and auto scaling ensures that your group never goes above this size। वे इसको कभी भी इससे ऊपर नहीं जाने देगा। और इसके दरमियान की एक इंटरमीडिएट कंडीशन आती है कि इफ यू स्पेसिफाई द डिजायर्ड कैपेसिटी, क्या आपकी अभी डिजायर्ड कैपेसिटी क्या? देखे ना, एक मैं कहता हूँ यार मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। एक मैं कहता हूँ मैक्सिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए, और मेरी ख्वाहिश ये है कि चलो मिनिमम को तो मैं बिल्कुल ही जाना चाहता, अगर मैक्सिमम नहीं चलती तो कम से कम मेरी ख्वाहिश है डिजायर्ड कैपेसिटी कि मेरी यार इतनी सैलरी हो। सो इफ यू स्पेसिफाई द डिजायर्ड कैपेसिटी आइदर व्हेन यू क्रिएट द ग्रुप और एट एनी टाइम देयर आफ्टर, मतलब आप जब ग्रुप क्रिएट करें या उसके बाद कभी, ऑटो स्केलिंग इंश्योर्स दैट योर ग्रुप हैज दिस मैनी इंस्टांसेस, आपके कम से कम ये इंस्टांसेस जो है वो लाजमी होने चाहिए। इफ यू स्पेसिफाई स्केलिंग पॉलिसीज, और अगर आप क्या करते हैं स्केलिंग पॉलिसीज बना देते हैं, देन ऑटो स्केलिंग कैन लॉन्च और टर्मिनेट द इंस्टांसेस एज डिमांड ऑन योर एप्लीकेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब स्केलिंग पॉलिसी क्या है? स्केलिंग पॉलिसी से मुराद ये है कि आप कहते हैं कि यार ये मेरा एक इंस्टेंस है, ये मेरा एक इंस्टेंस है, इंस्टेंस नंबर 1, अगर इसकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है अगर वो 70% से अबव चली जाती है, देन यू नीड टू लॉन्च एन अदर इंस्टेंस, आप एक और इंस्टेंस लॉन्च कर देना। और अगर मेरे इस इंस्टेंस 1 की सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो लेस देन 30% हो जाती है, तो फिर तुम वो क्या करना, तुम जो एक्स्ट्रा इंस्टांसेस हैं उनको क्या कर देना, टर्मिनेट कर देना। So this is all about the scaling policies। आप स्केलिंग पॉलिसीज जो है वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मिनिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी एंड डिजायर्ड कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं डिजायर्ड कैपेसिटी मेरी 5 है, मिनिमम मेरी 2 है, मैक्सिमम मेरी 2 है। तो जो आप डिजायर्ड करते हैं ना, सबसे पहले तो आपको लॉन्च करता है डिजायर्ड कैपेसिटी को, ठीक है। इफ समथिंग हैपेंस विद द डिजायर्ड कैपेसिटी, तो वो मेक श्योर करता है कि मिनिमम 2 से नीचे ये बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। हाँ, लोड बढ़ता है तो वो आपको कहाँ पे ले आता है, मैक्सिमम 10 के ऊपर ले आता है। और अगर आप पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो यू कैन डू दैट एज वेल। विजुअली अगर आप देखना चाहते हैं कि हाउ ऑटो स्केलिंग वर्क्स, so I will elaborate the same example which we have discussed in load balancer, क्योंकि ऑटो स्केलिंग ग्रुप और लोड बैलेंसर दे आर इंटरलिंक्ड, बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है इनका। तो लोड बैलेंसर के नीचे जहां पे आपके इंस्टांसेस हैं, यहाँ पर बेसिकली आप क्या बनाते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाते हैं।
ठीक है। सो डेफिनेटली लोड बैलेंसर भी जरूरी है ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ। सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 6 यूजर्स एंड ऑल दे वांट टू एक्सेस योर वेबसाइट, दैट मींस योर वेब सर्वर, एंड फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, every server, each server has the capacity of 3 users, 3 यूजर की कैपेसिटी है, यानी कि 3 यूजर की ट्रैफिक को हैंडल करने की कैपेसिटी है। वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। सो क्या होगा, लोड बैलेंसर का डीएनएस हिट होगा, इवनली इसकी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगी, 3 इधर आ जाएंगे, 3 इधर आ जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा ये कि ओके यार मेरी कैपेसिटी जो है ना फुल हो चुकी है। So this prevents one server from becoming overloads and potentially crashing. ये तो load balancer का फीचर था, ठीक है। लेकिन अब 3 इधर आ चुके हैं, 1 3 5 इधर आ चुके हैं, 2 4 6 इवन इधर आ चुके हैं, ऑड इधर आ चुके हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे। और उसके बाद क्या होगा, if we have further clients, further users पे वो भी कहते हैं जी हम भी तुम्हारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, तो अब मेरी कैपेसिटी जो है वो ओवरलोड हो चुकी है, मतलब मेरे सर्वर जो है वो ओवरलोड हो चुके हैं इस टाइम। और डेफिनेटली अगर ये भी आते हैं तो क्या होगा, डेफिनेटली मेरे दोनों जो सर्वर्स हैं वो क्रैश कर जाएंगे, ठीक है। तो इंस्टेंस विल ओवरलोड, पॉसिबली क्रैश और रन एक्सट्रीमली स्लो, या तो क्रैश कर देंगे या रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सो व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ ऑटो स्केलिंग ग्रुप इन दैट केस, कि जब वो देखेगा कि यार ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से जो है वो एक्सीड कर चुके हैं या बिल्कुल ओवरलोड हो चुके हैं, सो ऑटो स्केलिंग ग्रुप व्हाट विल ऑटो स्केलिंग ग्रुप डू, इट विल ऐड मोर इंस्टेंस। तो ये और इंस्टेंसेस जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, ऐड कर देगा। तो जो आपके पेंडिंग पे इंस्टेंसेस हैं डेफिनेटली उनकी ट्रैफिक जो है वो दूसरे इंस्टेंस के ऊपर जो है वो क्या हो जाएगी, रिडायरेक्ट हो जाएगी। So auto scaling will automatically add additional servers based on demand. Demand होगी तो वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। एंड फॉर एग्जांपल ये दोनों आए, इन्होंने विजिट किया और एंड नाउ दे वांट टू लीव, ये जाना चाह रहे हैं और जा चुके हैं, लोड कम हो चुका है। सो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप विल ऑटोमेटिकली रिमूव सर्वर बेस्ड ऑन डिमांड। जैसे डिमांड मतलब खत्म हुई है, सो ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है वो बिल्कुल उन एक्स्ट्रा इंस्टेंसेस को टर्मिनेट कर देगा। एंड ऑब्वियसली दे विल से थैंक यू, वी हैव इंचार्ज योर वेबसाइट, लोड क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप। कोई हार्ड एंड फास्ट कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, बहुत सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सो लेट मी डू दैट कॉन्फ़िगरेशंस। हम कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ आते हैं बिल्कुल। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप की तरफ जब आप आते हैं ना, तो एक सबसे पहले चीज जो है, देखें आपने बताना है कि इंस्टेंस लॉन्च करो। यार अब AWS अपनी मर्जी से तो भी किसी भी किस्म का टेम्पलेट पकड़ के तो इंस्टेंस लॉन्च नहीं ना करेगा। आपको सबसे पहले टेम्पलेट डिफाइन करना पड़ता है कि यार जब भी तुम इंस्टेंस लॉन्च करो ना, तो ये AMI होनी चाहिए, ये लोकल स्टोरेज होनी चाहिए, ये एडिशनल वॉल्यूम होना चाहिए, ये उनका सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए। ये सारी चीजें पहले से आपको क्या करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी उसको। तो जब आप डायरेक्टली क्रिएट करने जाते हैं ना, क्रिएट एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो आपसे पहले टेम्पलेट मांगता है, ठीक है। और टेम्पलेट से पहले आप ये जरा देख लें पिक्चर में, डायग्राम में, वो सारी चीजें आपको 1 by 1 एक्सप्लेन भी करता है। जो बंदा इंटरेस्टेड है, रीड करना चाहता है, दे कैन get the information from here. So minimum size and the maximum size and there is your desired capacities, ठीक है। So scale out as needed, मतलब इतना scale out करेगा जब जरूरत हुई, और जब scale in करेगा तो definitely वो कहाँ पर आएगा, आपकी desired capacity के ऊपर आएगा। So minimum की तरफ नहीं जाता, वो नॉर्मली आप रहते हैं कहाँ पर, डिजायर्ड कैपेसिटी के ऊपर, और अगर लोड बढ़ता है तो वो इसको क्या करता है, स्केल आउट करता है, लोड कम होता है तो उसको स्केल डाउन करता है, कहाँ तक, डिजायर्ड कैपेसिटी तक, ठीक है। आप मिनिमम की तरफ नहीं आते। सो auto scaling group is a collection of EC2 instances that are treated as a logical unit. You can configure setting for a group and its instances as well as define the group minimum, maximum and desired capacity. So there's a lot of information, you guys can read this information from here जब आपको टाइम मिले, जब आपको फुर्सत मिले। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और जैसे ही मैं क्रिएट करता हूं तो मुझसे क्या मांग रहा है, टेम्पलेट मांग रहा है। I'm not having any template right now. So सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेम्पलेट बनाना है अपना। तो यहाँ पर आकर आप थोड़ा सा ऊपर वापस आते हैं इंस्टेंसेस के ऊपर, जैसे हमने पहले एक टेम्पलेट लॉन्च किया था, तो यहाँ पे आने से पहले हमें क्या बनाना है, एक टेम्पलेट जो है बनाना है। मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करता हूँ, नए पेज पे इसको ओपन करते हैं। सो सबसे पहले मुझे एक टेम्पलेट जो है ना वो लॉन्च करना है।
सो टेम्पलेट का डेफिनेटली नेम होना चाहिए कोई, तो मैं कहता हूँ दिस इज माय EC2 टेम्पलेट, और टेम्पलेट वर्जन डिस्क्रिप्शन दिस इज नॉट नेसेसरी, लेकिन दे देते हैं, दिस इज ओवर EC2 टेम्पलेट, रैंडमली मैं लिख रहा हूँ यार, या नो कंसर्न विद दैट, सो EC2 टेम्पलेट। और उसके बाद आप मजीद नीचे आते हैं तो अगेन यू नीड टू सिलेक्ट योर AMI। जैसे आप एक इंस्टेंस को लॉन्च करते वक्त AMI चूज करते हैं, तो आई एम गोइंग टू चूज Amazon Linux 2 AMI। और उसके बाद इंस्टेंस टाइप, obviously we will go with the free tree eligibility which is T2 micro, हम T2 micro की तरफ चलते हैं। और जैसे आप की पेयर आखिर में एक क्रिएट करते थे, you can use your existing one। अभी हम क्योंकि इनको SSH नहीं करने जा रहे, तो I can select any की पेयर। तो मैं Win19 जो है वो विंडोज का था, चलें मसला तो कोई नहीं है, हम मैं 19 जो चूज कर लेते हैं। और अगर की पेयर नहीं है तो यू कैन गो एंड क्रिएट द न्यू की पेयर फ्रॉम हियर। और उसके बाद आप नेटवर्क सेटिंग्स पे आते हैं, तो डेफिनेटली हम VPC के अंदर बात करें, इसकी VPC के अंदर लॉन्च करेंगे इसको। सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप जो है बेसिकली आपके इंस्टांसेस के लिए है, तो इंस्टांसेस के लिए आप बेसिकली वही जो हमारा वेब सिक्योरिटी ग्रुप 1 था उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन क्रिएट न्यू वन। एडिशनल वॉल्यूम्स अटैच करने हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यार वही हैं जो आपने इंस्टेंस को लॉन्च करते वक्त पहले भी देखी है, ठीक है। कोई दूसरी अगर एडवांस डिटेल्स के ऊपर आते हैं, तो एडवांस डिटेल के ऊपर लॉन्च टेम्पलेट, शटडाउन बिहेवियर, और these are all the same information जो हमने पहले देखी है। यहाँ पर ओके फाइन, वी डोंट नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, मैं सिंपली इसको क्रिएट करता हूँ, और ये हमारा टेम्पलेट जो है वो लॉन्च हो चुका हुआ है, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग दिस टेम्पलेट ओवर हियर। आप ये टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम रखते हैं, तो आप कहते हैं दिस इज फॉर एग्जांपल डेमो ऑटो स्केलिंग ग्रुप ASG। और उसके बाद देखिए ना, यहाँ पे भी ऑप्शन थी, बाय द वे आप यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं, और अगर टेम्पलेट ना हो तो क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट, आप न्यू वन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और सारी टेम्पलेट की डिस्क्रिप्शन आ रही है जो आपने सेलेक्ट किया ना, कि की जो है May 19 है, AMI ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो ये है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में दिखाई जा रही है कि दैट यू आर ओके विद दैट। हम कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ओके हैं इसके साथ। दूसरा स्टेप आता है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग का, जिसमें इंस्टेंस परचेज ऑप्शन होती है। सो वी विल गो विद ऑन डिमांड, हम ऑन डिमांड की तरफ ही जा रहे हैं। नेटवर्क के अंदर हम डिफॉल्ट VPC के साथ ही चल रहे हैं, और सबनेट्स जो हैं वो आपको पता है बाय डिफॉल्ट आइलैंड के अंदर 3 सबनेट्स हैं, 3 एबिलिटी जोन्स हैं। तो यहाँ पर यू कैन सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज, और यू कैन सिलेक्ट 2 ऑफ देम। और उसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं। नेटवर्क की कुछ चीजें पूछी। हाँ, अब यहाँ पे बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन आता है कि यार क्या तुमने लोड बैलेंसर अटैच करना है अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ? आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। सो वी आर हैविंग अ लोड बैलेंसर, हमारे पास ऑलरेडी लोड बैलेंसर है जो हमने क्रिएट किया हुआ है। सो अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर और अटैच टू अ न्यू लोड बैलेंसर। तो जो एग्जिस्टिंग वन है उसके साथ अटैच करना है, या तुमने एक नया लोड बैलेंसर जो है उसके साथ अटैच करना है, तो आप नए पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर की ऑप्शन नजर आ रही हैं, और ऑलरेडी आपके पास जो है वो यहाँ पे देखें, मैंने बताया था एक दफा कि इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल दोनों आपके पास ऑप्शंस होती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर आप लोड बैलेंसर की स्कीम क्या रखना चाहते हैं, इंटरनल रखना चाहते हैं या इंटरनेट फेसिंग रखना चाहते हैं, आप बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें न्यू के अंदर ना वो आपको क्लासिक लोड बैलेंसर की ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर आप एग्जिस्टिंग पे आते हैं तो एग्जिस्टिंग के अंदर आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो चूज फ्रॉम क्लासिक लोड बैलेंसर की ऑप्शन आ रही है आपके पास, ठीक है। और हमारे पास एक लोड बैलेंसर है जो कि क्लासिक लोड बैलेंसर है, हम एग्जिस्टिंग वन को भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हेल्थ चेक्स, अगेन दिस इज ऑप्शनल, यानी कि आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है उसके अंदर भी हेल्थ चेक्स जो है उसकी ऑप्शन दी जा रही है। और एडिशनल सेटिंग्स भी हैं हमारे पास कि अगर आप मैट्रिसेस अनेबल करना चाहते हैं, क्लाउड वॉच के ऊपर मॉनिटरिंग का फीचर अनेबल करना चाहते हैं, तो मैं नहीं करूंगा इसके ऊपर, डेफिनेटली आपको कुछ बिलिंग फेस करनी पड़ती है। सो आई एम
गोइंग नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर यहाँ पर वो बेसिकली ग्रुप साइज की आपसे बात पूछी जाती है कि बताओ तुम्हारी डिजायर्ड कैपेसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई से माय डिजायर्ड कैपेसिटी इज 3 and my minimum capacity is 2 and my maximum capacity is 5. So you can specify over here. और उसके बाद स्केलिंग पॉलिसीज, स्केलिंग पॉलिसी कोई रखनी है नहीं रखनी है तो टारगेट करो ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी को, और स्केलिंग पॉलिसी के अंदर यू गाइस कैन सी स्केलिंग पॉलिसी नेम है, और यहाँ पर आप मैट्रिक टाइप चूज कर सकते हैं कि एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन की बेस पे या नेटवर्क इन की बेस पे, नेटवर्क एवरेज नेटवर्क आउट बाइट की बेस पे, या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट की बेस पे, जो भी आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन तो टारगेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यू कैन से कि इफ टारगेट वैल्यू इज गो अबव द 50%, तो तब तुमने जो है वो मेरे इंस्टांसेस जो है वो ऐड करते जाने हैं, और कहाँ तक करनी है, मैक्सिमम 5 करने हैं जो आप ऊपर स्पेसिफाई करके आए हैं, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है यार AWS की, जो खिलाती है SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। सो यू कैन आल्सो ऐड नोटिफिकेशन ओवर हियर। अच्छा, नोटिफिकेशन ऐड करने से क्या होगा कि जैसे ही मेरा कोई इंस्टेंस जो है, सुनते जाइएगा, अगर कोई न्यू इंस्टेंस लॉन्च होता है, लोड के बढ़ने से मुझे ईमेल आ जाएगी कि जी ये इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है। कोई इंस्टेंस जो है लोड के कम होने से टर्मिनेट हुआ है, तब भी मुझे क्या आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर। तो अगर आप ये सर्विसेज इनेबल करते हैं, डेफिनेटली तो बिलिंग है, मैंने 1-2 बैचेज में शुरू में करके दिखाई है, फिर बाद में मैं सिर्फ मेल्स के स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कि बार बार जरूरत नहीं है करने की। सो यू कैन ऐड नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन ऐड करने का तरीका क्या है कि आप SNS टॉपिक जो है बनाते हैं, चूज एन SNS टॉपिक टू यूज टू सेंड अ नोटिफिकेशन। तो आप इसमें कहते हैं कि SNS क्रिएट टॉपिक, और इसमें आप सेंड अ नोटिफिकेशन टू और विद दीज रेसिपिएंट, यहाँ पे आप ईमेल स्पेसिफाई करते हैं और यहाँ पर टॉपिक का नेम आप स्पेसिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल SNS नोटिफिकेशन, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अपना ईमेल जो है वो अगर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या आना शुरू हो जाएंगी, मेल आना शुरू हो जाएगी। और इवेंट टाइप्स किस किस पे नोटिफाई किया जाए, तो मैं लॉन्च पे, टर्मिनेट पे, फेल टू लॉन्च पे और फेल टू टर्मिनेट पे। तो आप कहते हैं नहीं यार मुझे सिर्फ लॉन्च और टर्मिनेट पे, या सिर्फ टर्मिनेट पे, या सिर्फ लॉन्च पे, आप इन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी ये नोटिफिकेशन एक्टिवेट नहीं करूंगा, लेकिन एक्टिवेट करने का तरीका यही है, आप सिंपल टॉपिक का नाम लिखेंगे और ईमेल लिखेंगे, और इनमें से जो भी आप ऑप्शन चूज करनी है चूज करेंगे, और उसके बाद ऐड नोटिफिकेशन करेंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ऐड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, इंस्टेंटली आपको ईमेल आ जाएगी आपके ईमेल बॉक्स के अंदर। पैसे को इतने नहीं पड़ते, लेकिन हमने बार बार प्रैक्टिस करवानी होती है, थोड़े थोड़े पैसे जो है डॉलर्स के अंदर बहुत बन जाया करते हैं। सो जो लोग करना चाहते हैं, और वैसे भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी करते तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन जो लोग एक दफा टेस्टिंग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस, और मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। मैं नोटिफिकेशन ऐड नहीं कर रहा। एड यू कैन पुट टैग्स ओवर हियर, आई एम लिविंग इट। और रिव्यू है, रिव्यू करते हैं आप, और रिव्यू करने के बाद आप सिंपली क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक कर देते हैं। एंड नाउ no number of instances over here and status is updating capacity, it will take a few time। और आपने जो डिजायर्ड कैपेसिटी 3 रखी है, मिनिमम 2 रखी है, मैक्सिमम 5 रखी है, और अवेलेबिलिटी जोन्स आपने जो चूज की हैं, ऑल द डिटेल्स यू कैन सी ओवर हियर। और इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सारी डिटेल्स जो है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पर एक्टिविटीज क्या है, ऑटोमेटिक स्केलिंग के अंदर आके आप देख सकते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने टारगेटिंग पॉलिसी सेट की हुई है। मॉनिटरिंग के अंदर आ सकते हैं, और मॉनिटरिंग के अंदर आप डिटेल्स मॉनिटरिंग चाहते हैं तो आप क्लाउड वॉच के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड वॉच के मैट्रिसेस आपको नजर आ रहे हैं, मीनिंग ग्रुप साइज, काउंट, मैक्सिमम डिजायर्ड कैपेसिटी, इन सर्विस इंस्टांसेस कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो आप पर, स्टैंड बाय इंस्टांसेस कितने हैं, पेंडिंग इंस्टांसेस कितने हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं क्लाउड वॉच के अंदर। सो इट विल टेक सम टाइम, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, जब तक ये इंस्टांसेस 3 हो चुके हैं और स्टेटस अभी तक कुछ भी नहीं है। मीनवाइल मैं आपको EC2 की कंसोल पे ले जाता हूँ। तो आप देखें कि देखते ही देखते क्या हुआ है कि, थोड़ा सा इसको ड्रॉप डाउन करते हैं, कि मैंने कोई इंस्टेंस लॉन्च नहीं किया, हमने तो बेसिकली वो वेब सर्वर 1 और EC2 यूजर डाटा किए हुए थे। वेब सर्वर 2 जो है वो आई गेस
वो हमने टर्मिनेट कर दिया था, अभी तक रनिंग इंस्टेंस। अब देखें मेरी डिजायर्ड कैपेसिटी 3 की, तो 3 इंस्टांसेस हैं उसने मेरे लिए क्या कर दी है, अप एंड रनिंग कर दी है। 3 इंस्टांसेस मेरे लिए अप एंड रनिंग कर दी है, वो इनिशियलाइज कर रहा है। हालांकि इससे पहले हमारे पास सिर्फ ये 2 इंस्टांसेस थे। वेब सर्वर 2 हमने टर्मिनेट कर दिया था, तो मेरी डिजायर्ड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसने मेरे लिए क्या कर दी है, 3 इंस्टांसेस लॉन्च कर दिए। और अगर अब हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म कुछ है मैकेनिज्म, लेकिन उनकी तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन अगर आप लोड डालते हैं अपने किसी स्पेसिफिक इंस्टांसेस के ऊपर, तो बेसिकली क्या करेगा, आपकी लोड बढ़ने से एवरेज CPU ड्यूरेशन 50% से ऊपर जाती है, तो वो आपके लिए मैक्सिमम टारगेट जो है आपका उसकी तरफ मूव करेगा और फर्दर इंस्टांसेस है वो लॉन्च करेगा। अच्छा, ये तो होगी एक चीज। अभी ये इनिशियलाइज हो जाता है, तो व्हाट आई एम गोना डू, मैं कुछ इंस्टेंसेस बजाते खुद जो है वो टर्मिनेट करूंगा, और वी विल सी के उसके बाद क्या होता है। मतलब मैं 1-2 इंस्टेंसेस को टर्मिनेट कर देता हूँ, तो टर्मिनेट करने के बाद क्या वो मेरी डिजायर्ड कैपेसिटी को पूरा करता है कि नहीं करता। मैक्सिमम की तरफ तो खैर तब जाएगा ना जब आपका लोड बढ़ेगा, लेकिन डिजायर्ड कैपेसिटी जो है वो आपकी ऑल द टाइम स्टेबल रहती है। ठीक है, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से 2 इंस्टेंसेस पकड़ता हूँ और इनको मैं कर देता हूँ जी टर्मिनेट, और assume that के something has happened with these instances, कुछ हो गया, इंस्टांसेस को डाउन हो चुके हैं, जो भी रीजन है। तो इमीडिएटली रिस्पांस नहीं आता इसका, डेफिनेटली इट विल टेक 4 to 5 मिनट्स। अभी ये शट डाउन कर रहा है, ये टर्मिनेट हो जाएंगे, उसके बाद वो डिटेक्ट होंगे, डिटेक्ट होने के बाद वो फिर से 1-2 इंस्टांसेस जो है वो आपके क्या कर देगा, लॉन्च कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑटो स्केलिंग ग्रुप जी। यहाँ तक सब लोग साथ हैं जी? थक गए होंगे यार आज आप लोग, आप तक तो। मेरा ख्याल आज तो टोटली हमारा था ही प्रैक्टिकल बेस्ड था, तो मेरा नहीं ख्याल थकना चाहिए यार। थ्योरी तो मैंने आज बहुत कम रखी है, मैं तो कोशिश की है प्रैक्टिकली सारा काम करवाया जाए। थ्योरियां सुन के वैसे ही माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं आप लोग, और कोई फायदा नहीं हुआ आज तक थ्योरियां सुन के। चलिए जबरदस्त। तो नहीं जी, हम नहीं थकते यार, हम तो आदी हो गए हैं। मैं तो रमजान में भी यार 2 बैचेस करवाए, और आप इमेजिन करें कि सुनने वाले सामीन भी रोजेदार और पढ़ाने वाला भी रोजेदार, और मैं तरावियां वगैरह भी पढ़ा रहा था, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर। और रोजे की हालत में तो कम से कम 6-7 घंटे तो बोलना ही पड़ता है, बीच में अगर ब्रेक्स निकाल भी जाए तो चलता है भाई। बस सेशन खत्म होने के बाद किसी से बात करने को दिल नहीं करता, फर्क बस इतना पड़ता है दिल करता है कोई बात भी ना करे हमसे। बस जी आने वाला है लंच टाइम, नमाज टाइम आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। जरा इसका रिजल्ट देख लें हम, उसके बाद बिल्कुल आते हैं यार इसकी तरफ। अजान हो रही है यार, मैं 1 मिनट बाद स्टार्ट करता हूँ।
यार यू गाइस कैन सी कि हमारे पास सिर्फ एक इंस्टेंस बचा था, और अभी मैंने पेज को रिफ्रेश किया है तो एक और इंस्टेंस जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है, और कुछ ही टाइम में आप देखेंगे एक और इंस्टेंस जो है इनिशियलाइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरी डिजायर्ड कैपेसिटी जो है उसको बिल्कुल फुलफिल किया जा रहा होगा। ठीक है, सो ये एक रिजल्ट है हमारे सामने जी ऑटो स्केलिंग ग्रुप का। तो 2 इंस्टांसेस हैं, मतलब 2 डिलीट कर दिए थे, एक रनिंग छोड़ा था, और अभी एक इंस्टेंस जो है वो ऐड हो चुका हुआ है, और इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में और एक आधे मिनट के अंदर आप एक और इंस्टेंस जो है वो लॉन्च होता हुआ देख लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ये जी हमारा यहाँ पे कोशिश मैंने की है कि कुछ चीजें ना छोड़ी जाएं, ऑल्दो टाइम बहुत कम है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होती है कि यार जो पढ़ाया जाए वो सही तरीके से पढ़ाया जाए, बजाय इसके कि मैं सारी सर्विसेज को हल्का हल्का टच करूं और समझ आपको कुछ भी ना आए। तो मेरा तो माइंडसेट ये है यार, आप लोगों का माइंडसेट क्या है? आप लोग मुझे बता दें कि सर नहीं, आप हर सर्विसेज को हल्का हल्का टच कर दें, वही काफी है, या जो आप पढ़ा रहे हैं कम से कम वो डिटेल में पढ़ाएं, ताकि कम से कम उसकी तसल्ली हो हमारी। तो ऑप्शन आप लोगों के पास है, आप लोग कहते हैं तो मैं उस तरीके से भी चल सकता हूँ, ऐसे कहते हैं तो ऐसे भी बिल्कुल ठीक है, आप लोग अपनी ओपिनियन बिल्कुल दे सकते हैं यार। मतलब एक टॉपिक को पकड़ें और उसको मैक्सिमम कर दें, या ऐसे ही तो हल्का हल्का टच करते जाएं हर सर्विस को? हल्का हल्का टच करने वाले में मैं तो बिल्कुल भी मतलब, हाँ जी बिल्कुल, ये जरा आपने पंजाबी में जो बोला है बेहतरीन बोला है। मेरी अपनी तसल्ली भी नहीं है यार कि ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बताया जाए और बाकी आप इतनी चीजें उसकी मिस कर जाएं, तो ऐसा होता भी नहीं है। ऑल्दो आपकी पता नहीं कोर्स आउटलाइन क्या है, उसमें चीजें हैं नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोर्स आउटलाइन से ज्यादा ही आप लोग एंड पे देख रहे होंगे कि बेहतरीन हम खत्म कर रहे होंगे। इंशाल्लाह जी मैक्सिमम कवर करेंगे यार, मेरी कोशिश है मैक्सिमम कवर करें, और मैं एटलीस्ट इतना लाजमी होता है यार, जब आप हर मैक्सिमम सर्विसेज आप देख लेते हैं और डिटेल में देख लेते हैं, तो उसके बाद जो है ना आप मजीद खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को, मतलब यूट्यूब पे गूगल पे आप बहुत सी चीजें जो है उनको देख सकते हैं। बस देखते जाएं यार ज़ोएब, देखते जाएं क्या क्या कवर होता है। इस चक्कर में पड़ गए ना हम कि क्या क्या कवर करना है क्या क्या नहीं करना। अच्छा यार, ये ना एक क्विज है EC2 का, जो कि बड़ा बेहतरीन क्विज है यार। आप लोगों का एटलीस्ट जो कुछ पढ़ा है ना, वो एक तरह से बड़े अच्छे तरीके से वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये क्विज अभी ना व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने लंच वगैरह करके नमाज वगैरह पढ़ के ना एक नजर ये क्विज सॉल्व करने की कोशिश करनी है, मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है, पढ़ के समझ इसको सॉल्व करें। अदरवाइज ब्रेक के बाद मैं एक दफा गो थ्रू कर दूंगा क्वेश्चंस को, जो कुछ आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन कोशिश करें। कुछ बहुत सिंपल प्लेन आंसर होंगे, कुछ के 1-2 आउट ऑफ स्कोप भी होंगे, लेकिन परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अच्छा क्विज है, मतलब जो बेसिक्स पढ़ी थोड़ा एडवांस लेवल हमने पढ़ा, उन सारों को ये कवर करता है ये क्विज EC2 का। ठीक है, तो ये मैं अभी ब्रेक के बाद ना मैं आप लोगों को भेज देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो सब लोगों ने यार इसको सॉल्व करना है और लाजमी सॉल्व कीजिएगा। जी 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 जी, ये काम तो यार सबसे पहले बातें बाद में, आपने सबसे पहले सारी चीजें वाइंड अप करनी है यार। अच्छा सवाल कर लिया आपने, मैं भी अक्सर चलते चलाए चीजें छोड़ देता हूँ। तो टर्मिनेट कैसे करनी है यार, आप बिल्कुल करें। पहले ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे आए और इसको डिलीट कर दें, यहाँ पे डिलीट लिखें और इसको डिलीट करें। उसके बाद आपने जो है वो लोड बैलेंसर क्रिएट किया था, आप लोड बैलेंसर जो है उसको भी एक्शन में जाके डिलीट करें। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाएं टेम्पलेट के ऊपर। टेम्पलेट से ऐसा कोई आपको बिलिंग तो नहीं पड़ती, लेकिन मैंने कहा कंसोल अपनी नीट एंड क्लीन रखा करें, एटलीस्ट पता हो कि यार मेरे पास कोई कभी बिलिंग आती है तो पता हो कि यार मैं तो कुछ चीज चलता छोड़ता ही नहीं हूँ, तो जरा बंदे को क्लियर रहती है बात। तो जिस तरह से मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपने इस तरीके से सारी चीजें जो हैं भाई डिलीट करनी है, लाजमी करनी है। इंस्टांसेस पे आ जाएं, और इंस्टांसेस जैसे आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप टर्मिनेट किया है, वो आपके बाकी इंस्टेंस जो रनिंग में आए थे वो भी आप देखें कि शटिंग डाउन में जाना शुरू हो गए। और कितने जा रहे हैं? 3 जा रहे हैं, जरा देख लें। मैंने कहा था 3 दोबारा से एक्टिव होंगे,
तो 3 बेसिकली हो गए थे, हमने बाद में देखा नहीं। तो अब शटिंग डाउन कितने हो रहे हैं इससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक और लो जी, 2 टर्मिनेट हो गए, सारे टर्मिनेट हो गए, तो 2 रह गए आपके पास। तो इनको भी आप सिर्फ जो टर्मिनेट रनिंग में है उनको सिलेक्ट करके आपने टर्मिनेट करना है, बाकी सारे तो वैसे ही टर्मिनेट हो चुके हैं। तो इन इंस्टांसेस को भी आप क्या कर दें, टर्मिनेट कर दें। अच्छा जी, और इसके अलावा सिक्योरिटी ग्रुप से कोई बिलिंग शिलिंग नहीं होती, लेकिन अगर आपने मतलब क्लियर रखना है तो डिफॉल्ट वाला नहीं रिमूव करना आपने। इसके अलावा जितने आपके पास विजिट 1 के सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, वेब सिक्योरिटी ग्रुप 1, लॉन्च विजिट 1, 8, 10 वेब सिक्योरिटी ग्रुप, इनको जो डिफॉल्ट 1 है उनको छोड़ दें आप, और बाकी जो है इनको आप डिलीट कर दिया करें बेशक। अच्छा जी, कुछ जो है वो एसोसिएटेड नहीं है तो डिलीट, आप इनको डिलीट कर दें। अभी भी काफी है। नहीं, ये जो पैसे कटने ना जिनके, उनको होश आनी बाद में। अभी लोग कह रहे होंगे अच्छा यार कर देंगे, क्या है, हो जाएगा। सीरियस लेना है भाई इसको। हमें तो पढ़ते रहते हैं भाई, हर महीने कोई जो है ना कोई $10-15 बिलिंग आती रहती है मुझे, तो लैब्स वगैरह करवा कर लिखने की जगह ही नहीं है। चलो इनको छोड़ दें, कोई बात नहीं जी। और कुछ तो नहीं रह गया यार? किसी को अगर आइडिया हो कि यार कुछ और रहता तो नहीं हमारा? आई गेस आई हैव डिलीटेड एवरीथिंग जी। क्लास यहाँ तक सब लोग साथ हैं यार? होपफुली आप लोग साथ हैं, बातें समझ ली आप लोगों ने। टर्मिनेशन भी करनी है आपने, सारी चीज़ों की ज़रूरी है। और अब मैं